छात्र छात्राओं, शुरू करते हैं यूट्यूब पर आरसी एकेडमी की ओर से ये 33वां प्रैक्टिस सेट जो यूके ट्रिपल एससी के सिलेबस पर आधारित है और जो भी परीक्षा होनी है उनसे ही रिलेटेड है ना। तो आप लोग देखना, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो बीपीडीओ, समूह गौ, फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, इनमें से किस शब्द के साथ रॉ या रॉ की मात्रा नहीं है। इनमें से किस शब्द के साथ रॉ या रॉ की मात्रा नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, सम्राट को देखोगे तो सम्राट को ऐसे लिखा जाता है 100, 100 पे जो ओ की मात्रा किन वर्णों से मिलकर बना है। फिर मो है, मो पे हलंत लगाओगे तो मो पे रॉ है और रॉ के साथ ओ की मात्रा है, और फिर आप टॉ पे हलंत लगाओ तो टॉ पे आपकी ओ की मात्रा हो जाएगी। तो इसमें जो है रॉ आया हुआ है ना, तो इसमें भी रॉ है ना। दूसरा है आपका समृद्धि, समृद्धि में देखो तो 100, 100 पे हलंत लगाओगे तो ओ की मात्रा है। आप मो को देखोगे, मो पे हलंत लगाओगे तो मो पे किसकी मात्रा है, री की मात्रा है। और आपका जो है धौ लिखोगे तो धौ पे हलंत लगाओगे तो धौ पे क्या है, आपकी ई की मात्रा है। तो इसका मतलब इसमें कहीं भी रॉ या रॉ की कोई मात्रा नहीं आई है, बल्कि री की मात्रा आई है। तो ये री की मात्रा, और अगर आप देखोगे तो ये भी रॉ की मात्रा होती है, तो बी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, जो आपकी रॉ की मात्रा जिस पर नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, उपरोक्त निम्न सही मिलान कीजिए। देखो सही मिलान करना है, और यहाँ पे देखो सबसे पहले ये खोज के बारे में करा, गूगल, फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम की बात करा यहाँ पे। तो सबसे पहले ये बोला कि गूगल की खोज जो है कब की होगी। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि गूगल की खोज कब हुई है और किसने की है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहली बात कि जो गूगल की खोज हुई है वो 1998 में हुई है, और किसने की थी, लेरी पेज और सर्गेई ब्रिन। लेरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने जो है गूगल की खोज की थी 1998 में। इसके बाद आता है आपका फेसबुक। फेसबुक की खोज कब हुई थी, 2004 में हुई थी, और किसने फेसबुक की खोज 2004 में मार्क जुकरबर्ग ने की थी। मार्क जुकरबर्ग ने की थी, बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जाता है। इसी प्रकार से जो ट्विटर है, ट्विटर 2006 में हुई थी, जैक डोर्सी, ब्रिजस्टोन, इवान विलियम्स, इन्होंने जो है किसकी खोज की थी, ट्विटर की खोज की थी। बात करते हैं जरा टेलीग्राम। टेलीग्राम की खोज 2013 में हुई। इसकी खोज निकोलाई और पावेल डुरोबी ने की थी, ठीक है ना। तो आपको ये चीजें भी ध्यान रखनी है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी। गूगल की खोज लेरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने की थी। फेसबुक की खोज 2004 में मार्क जुकरबर्ग ने की थी। ट्विटर की खोज 2006 में जैक डोर्सी, ब्रिजस्टोन और इवान विलियम्स ने की थी। और टेलीग्राम की खोज 2013 में निकोलाई और पावेल डुरोबी ने की थी। और अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा, चौथे का तीसरा, आपका ये बी जो है आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा कथन सही है। इनमें से कौन सा कथन सही है, जिनमें कोई निजी संबंध नहीं होता है वे औपचारिक पत्र होते हैं। देखो जिनमें कोई निजी संबंध नहीं होता है ना, वो अनौपचारिक पत्र नहीं होते, वो कैसे पत्र होते हैं, औपचारिक होते हैं। जैसे आपका जो है क्या होता है, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र कौन सा होता है। जैसे औपचारिक पत्र होता है ना, जो जैसे सरकारी पत्र होते हैं, कार्यालयी पत्र होते हैं, अर्ध सरकारी पत्र होते हैं, वो औपचारिक पत्र होते हैं, और उनमें कोई भी निजी संबंध नहीं होता है। और जो निजी संबंध हो गया, जैसे आपका निमंत्रण कार्ड हो गया, शादी का कार्ड हो गया, है ना, आपका शोक पत्र हो गया, ये आपके इनमें निजी संबंध होता है, और ये क्या होता है, अनौपचारिक पत्र होता है, ठीक है ना। तो ये आपका यहाँ पे औपचारिक होना चाहिए, जहाँ पे कोई निजी संबंध नहीं होता, औपचारिक पत्र होता है। तो यहाँ पे जो ये गलत हो गया पहला। सरकारी पत्र या सरकारी पत्र अन्य पुरुष शैली में लिखे जाते हैं। जो सरकारी पत्र होता है वो हमेशा अन्य पुरुष शैली में लिखे जाते हैं। इसमें जैसे क्या होता है, मैं या फिर तुम, ऐसे शब्दों का प्रयोग इसमें नहीं होता है। इसमें कैसे शब्दों का यूज होता है, वे, है ना, यह, है ना, फिर यह कहते हैं यहाँ, है ना। तो ये ऐसे शब्दों का जो इसमें क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो आपका क्या हो जाएगा, केवल दूसरा वाला सही है, बाकी पहला गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, शब्दकोश के अनुसार सही क्रम बताइए। शब्दकोश के अनुसार सही क्रम क्या होगा। तो सबसे पहले इसको मैं आपको अच्छे तरीके से बता दूं जरा। जैसे हमारे पास क्या है, त्रिशूल है, तो त्रिशूल को तोड़ोगे आप लोग, या फिर द्वारा को तोड़ोगे, या फिर द्रविड़ को तोड़ोगे, और थ्रस्ट को तोड़ोगे। तो जब तोड़ोगे तो तोड़ के आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। जैसे त्रिशूल को तोड़ते हैं, तो त्रिशूल को कैसे तोड़ा जाएगा, त्र को तोड़ते हैं, तो त्र को कैसे तोड़ते हैं, त हलंत र हलंत अ। लेकिन इसमें क्या है, बड़े ई की मात्रा लगी है तो ई आ जाएगा, ये ऐसे करके हो गया। सौ को तोड़ोगे तो सौ को हलंत लिखोगे तो सौ पे बड़े ऊ की मात्रा, तो आप ऐसे लिख दोगे। और आपका लौ है, लौ पे आप हलंत लगाओ तो लौ पे अ की मात्रा हो जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखना, द्वारा को तोड़ोगे तो द्वारा को ऐसे तोड़ोगे, दो पे हलंत लगाओगे, फिर वो, और वो पे हलंत लगाओगे, फिर आपकी क्या है, आ की मात्रा, तो आ जाएगा, है ना। रो पे हलंत लगाओ तो रो के बाद आपकी रो के साथ आ की मात्रा, तो आ आपका ऐसे हो जाएगा। इसके बाद द्रविड़ को तोड़ोगे तो दो, है ना, दो पे रो की मात्रा, तो रो आ जाएगा, और रो के साथ आपका ओ की मात्रा आ जाएगी। और वो को तोड़ोगे तो वो पे हलंत लगाओ तो वो पे ई की मात्रा, तो ई आ जाएगा। और डो पे आपको डो आपका ऐसे करके आपका हो जाएगा ना। इसको जो हलंत में नहीं लिखा जाता है, ठीक है, इसको आधा भी नहीं लिखा जाता है। थ्रस्ट को तोड़ोगे तो थ्रस्ट में आपका क्या हो जाएगा, जैसे थौ है, थौ पे हलंत लगाओगे तो इस पर री की मात्रा है ना। और आपका जो शौ है, तो शौ ये आधा शौ है ना,
यहाँ पे लिखा हुआ और फिर आपका टॉ है, तो टॉ पे हलंत लगाओ तो टॉ पे ऑ की मात्रा हो जाएगी। तो अब अगर आप इनको देखोगे तो सबसे पहले जो आप अगर यहाँ पे देखें तो पहला वर्ण जो है किस में आएगा, तो यहाँ पे तौ है, यहाँ पे दौ है, यहाँ पे भी दौ, यहाँ पे थौ आता है। तो तौ पहले आता है या दौ पहले आता है, थौ आता है। तो तौ थ द ध है ना, तौ थ द द, तो पहले आपका तौ आएगा फिर थौ आएगा और द और ध, द तो आपका बाद में आएगा। तो सबसे पहले तौ आएगा तो त्रिशूल सबसे पहले आएगा। तो सबसे पहले मतलब आपका त्रिशूल आएगा तो नंबर 1 आ जाएगा, पहले त्रिशूल आपका हो गया। फिर तौ थ, इसके बाद थौ आएगा तो थ्रस्ट आ जाएगा। तो इसका मतलब इसके बाद क्या आ जाएगा, चौथा आ जाएगा। अब आपका तौ थ फिर दौ ध आते हैं तो दौ आएगा। तो दौ में दोनों सेम है, तो पहला सेम है तो दूसरा देखेंगे, तीसरे में इसमें दूसरा व है और इसमें रौ है। तो व पहले आएगा या रौ पहले आएगा, तो य र ल व, तो रौ पहले आता है, तो द्रविड़ वाला पहले आएगा, तो मतलब 3 वाला पहले आएगा। और फिर क्या बचा आपका 2 वाला बचा द्वारा, तो द्वारा सबसे लास्ट में आ जाएगा। तो 1 4 3 2, तो 1 4 3 2 आपका आंसर हो जाएगा। तो 1 4 3 2 यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो 1 4 3 और 2, तो 1 4 3 2 इसका क्या हो जाएगा आंसर, मतलब इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इनमें से कोई नहीं, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते थे। तैयार किया गया आलेख है, किसी पत्र के प्रत्युत्तर में तैयार किया गया आलेख कौन सा, इनमें से देखो परिपत्र। परिपत्र क्या होता है, जब एक ही पत्र क्या होता है, कई प्रेषितों को भेजा जाता है, भेजा जाए तो उसे परिपत्र कहते हैं। मतलब एक ही पत्र जो है बहुत सारे लोगों को जब भेजा जाएगा तो उसे कहते हैं परिपत्र। अनुस्मरण पत्र क्या होता है, जैसे मतलब पहले पत्र होगा दिया हो, यानी कि पूर्व के पत्र का जवाब न मिलने पर याद दिलाने के लिए दोबारा लिखा गया पत्र क्या कहलाता है, अनुस्मरण पत्र कहता है। मतलब जैसे किसी ने हमें पत्र भेजा और हमने जो उसका जवाब नहीं दिया, या फिर हमने किसी को पत्र भेजा और उसने हमें उस पत्र का जवाब नहीं दिया, तो हम उसको याद दिलाने के लिए कि आपने जवाब नहीं दिया, दूसरी बार पत्र लिखेंगे तो उसको अनुस्मरण पत्र कहते हैं, है ना। एक होता है प्रारूपण और एक होता है टिप्पण। प्रारूपण क्या होता है कि जब हमें कोई पत्र लिखता है और उसके पत्र के जवाब में हम क्या करते हैं, एक दूसरा पत्र लिखते हैं। तो उस पत्र को लिखने के लिए हम जो है बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करते हैं, अपने ऑफिस में जो अधिकारियों को इकट्ठा करेंगे या फिर जो बाकी लोग कर्मचारियों को उनको इकट्ठा करेंगे, तो हम क्या करते हैं मसौदा तैयार करेंगे उसका, तो उसको क्या कहते हैं, टिप्पण कहते हैं ना। मतलब बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके जो लिखेंगे, मतलब आइडिया दे लेंगे लोगों से, है ना, तो उसे टिप्पण कहेंगे। और जो टिप्पण का अंतिम मसौदा होगा जब तैयार हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, प्रारूपण कहेंगे। तो किसी पत्र के प्रत्युत्तर में तैयार किया गया आलेख क्या कहलाएगा, आपका प्रारूपण कहलाएगा। ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शब्द अंतरिक्ष के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है। अंतरिक्ष के लिए कौन सा कथन सही है, कुमाऊनी भाषा में ध्यो कहा जाता है। मतलब अंतरिक्ष को कुमाऊनी भाषा में ध्यो कहा जाता है। अंतरिक्ष को कुमाऊनी भाषा में ध्यो नहीं कहा जाता भाई, अंतरिक्ष को कुमाऊनी भाषा में जो है सर्ग कहा जाता है, और या फिर इसको जो है आसमान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आसमान या सर्ग कहा जाता है। यहाँ पे देखो मतलब ये गलत है आपका, है ना। कुमाऊनी भाषा के लिए जो कथन सही है वो छांटना है। गढ़वाली अंतरिक्ष शब्द के लिए गढ़वाली भाषा में इसे आसमान या सर्ग कहा जाता है, बल्कि गढ़वाली भाषा में इसको क्या कहा जाता है, आसमान को ध्यो कहा जाता है, या क्या कहते हैं, या फिर आप अंतरिक्ष को ध्यो बोलते हैं। ठीक है, अगला है जौनसारी भाषा में आकाश या गैण कहते हैं। तो जौनसारी भाषा में जो आसमान होता है या अंतरिक्ष होता है उसको आकाश या गैण कहा जाता है। तो ये बिल्कुल एकदम क्या हो गया आपका, सही हो गया, सी आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जौनसारी भाषा के शब्दों के लिए सही मिलान कीजिए। जौनसारी भाषा के शब्दों के लिए सही मिलान कीजिए। अंत्येष्टि, अंत्येष्टि का मतलब होता है जौनसारी भाषा में अंत्येष्टि के लिए क्या बोलते हैं, क्रिया, है ना। जैसे मतलब क्या होता है, अंतिम संस्कार जब किया जाता है, अंत्येष्टि लास्ट में जब इंसान मर जाता है, डेथ हो जाती है उसके बाद, तो उसको क्रिया बोलते हैं जौनसारी भाषा में, है ना। अंदर के लिए जो जौनसारी भाषा में बितोड़ी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बितोड़ी बोलते हैं। और अंदाज को जौनसारी भाषा में ख्याल बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि मेरा अंदाजा है, या फिर जौनसारी भाषा में मतलब मेरा ख्याल है कि ऐसा होगा शायद, है ना। तो ये अंदाजे को ख्याल बोलते हैं। और अंध के लिए क्या बोलते हैं, शेड़ा बोलते हैं, जो मतलब क्या है, अंधा होता है या फिर काना टाइप का होता है, उसको शेड़ा बोलते हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा, डी का पहला। तो ये डी आंसर हो जाएगा आपका, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कौन सा विकल्प सही है। तो पूर्वी राजस्थानी, देखो पूर्वी राजस्थानी के अंतर्गत जो आती है वो मेवाती नहीं आती, वो क्या आती है, जयपुरी आती है भाई। क्या आती है, जयपुरी, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, डुंडाड़ी भी बोलते हैं, है ना। जयपुरी या डुंडाड़ी आती है। दक्षिणी राजस्थानी के अंतर्गत जयपुरी नहीं आएगी, दक्षिणी राजस्थानी के अंतर्गत जो क्या आएगी, मालवी आएगी, है ना। अगर यहाँ पे देखो पश्चिमी राजस्थानी, तो पश्चिमी राजस्थानी के अंतर्गत क्या आती है, मारवाड़ी आती है, ये बिल्कुल एकदम सही है। और उत्तरी राजस्थानी के अंतर्गत आती है आपकी मेवाती। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, राजस्थान की 4 बोलियां है भाई। ठीक है, जो दक्षिणी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी और पश्चिमी राजस्थानी के अंतर्गत आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली का हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम क्या है। मतलब खड़ी बोली का अपनी कविता में सबसे पहले जो प्रयोग किया वो किसने किया था, अमीर खुसरो ने किया था। तो बी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा में, कवितावली है, गीतावली है, दोहावली है, ये सारी के सारी जो रचनाएं हैं तुलसीदास की, ये ब्रज भाषा में लिखी गई है ना। जो मतलब कविता टाइप की है वो ब्रज भाषा में, जो कहानी टाइप की है वो अवधी भाषा में, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं,
नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। देखो बैंक की बात करें तो बैंक जो है किस भाषा का शब्द है, या अंग्रेजी भाषा का शब्द है, और तद्भव वह शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा के शब्द थे और उनका बदला हुआ या बिगड़ा हुआ रूप हिंदी में प्रयोग किया जाता है ना। जैसे मुंह कहें तो मुंह जो है एक तद्भव शब्द है, क्योंकि जो मुंह है, मुंह को जो है मुख बोलते हैं संस्कृत में, तो तत्सम हो गया मुख और तद्भव हो गया मुंह। अगर हम मर्म देखें तो मर्म जो है मरम बोलते हैं, मरम है ना। मरम इसका क्या होता है, ये मर्म जो है क्या है, तत्सम शब्द है, ये तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या हो जाएगा, मरम हो जाएगा। मर्म संस्कृत भाषा का शब्द है। और मर्म क्या होता है, जैसे हमारे शरीर का कोई कोमल अंग होता है उसको मर्म बोल सकते हैं। प्रलाप क्या होता है, जैसे हम प्रलाप की बात करें तो प्रलाप भी संस्कृत का ही क्या है, एक शब्द है और इसका तद्भव होता है बकवास करना, है ना। प्रलाप करने का मतलब होता है, प्रलाप करने का मतलब क्या होता है, फालतू बातें करना, है ना। या फिर हम क्या कहते हैं इसको हिंदी में बोल सकते हैं बकवास करना। तो ये तत्सम है और इसका तद्भव क्या हो जाएगा, बकवास करना, ठीक है ना। देखो यहाँ पे इनमें से कौन सा IPv6 के लिए सही एड्रेस है। देखो पुलिस कांस्टेबल के पेपर में आया था IPv4 और इसमें आया IPv6। तो IPv6 में क्या होता है भाई, सबसे पहली बात अगर मैं इसको बताऊं कि IPv6 एड्रेस कैसे निकाला जाता है, सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है, इसमें जो भाग होते हैं या ऑक्टेट्स होते हैं वो कितने होंगे, 8 होंगे। जैसे आप लोग देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 8 भाग होंगे। दूसरी बात क्या होता है, IPv6 में जो है जो मतलब क्या कहते हैं इसको, जो अलग किया जाता है, इन भागों को जो अलग किया जाता है वो किससे अलग किया जाता है, तो रेशियो बोलते हैं ना इंग्लिश में, रेशियो। तो इससे इसको क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। और अगर हम तीसरी बात बताएं इसमें, तो इसमें जो है हेक्सा में जो है हेक्सा डेसिमल का प्रयोग किया जाता है। और जो रेंज होती है इसकी वो होती है 65,535, यानी कि 0 से 65,535 तक शब्द हम क्या कहते हैं संख्याएं जो इसमें लिख सकते हैं। लेकिन जो ये हेक्सा डेसिमल लिखा हमने, है ना, क्या लिखा है, हेक्सा डेसिमल जो लिखा है इसका मतलब क्या होता है कि 0 से लेकर 9 तक के अंकों से हम इन संख्याओं को बना सकते हैं। और दूसरी बात इसमें क्या हो जाएगा, A से लेकर और F तक स्मॉल में इनका यूज किया जा सकता है। तो आप लोग देखो यहाँ पे, तो सबसे पहली बात कि इसमें तो डॉट 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 लगे हैं, और जबकि इसमें क्या डॉट नहीं लगने चाहिए थे, आपके ये 2 बिंदे लगने चाहिए थे, तो ये तो इसलिए आपका गलत हो गया। इसमें देखो तो इसमें भी डॉट डॉट लगे, तो ये भी आपका गलत हो गया। अब इन दोनों में से ही कोई सही होगा। तो देखो यहाँ पे भी 2 बिंदे लगे सब में, पर लेकिन आपके कितने ऑक्टेट्स होने चाहिए, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। लेकिन संख्याएं क्या होनी चाहिए आपकी, 0 से 65,535 के बीच में होनी चाहिए, और A से लेकर F तक का कोई आप वर्ण लिख सकते हो। तो 10 है तो A to F, ये भी सही है। 0 0 है, G देखो G, F के बाद आपका G आता है, तो ये G नहीं होना चाहिए था, तो यहीं से ये क्या हो गया, गलत हो गया। अगर हम इसमें देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ऑक्टेट्स आए हैं। दूसरे को B और B10, A20 और 010, E10, यहाँ पे E10 है तो ठीक है। यहाँ पे 111 है, यहाँ पे 03A है, यहाँ पे 65,531 है, 65,535 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए था। और यहाँ पे F2F, तो ये वाला बिल्कुल एकदम जो है सही है कि इसमें जो भाग भी 8 आए हैं और इसको अलग भी किससे किया जा रहा है, ये रेशियो से अलग किया जा रहा है। और दूसरा इसमें हेक्साडेसिमल आ रहा है, और तीसरा इसमें 0 से 65,535 से ऊपर की कोई संख्या नहीं है, तो यही आपका IPv6 हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवगुंठन का अर्थ होता है, देखो अवगुंठन का अर्थ क्या होता है, आप पर्दा बोल सकते हो या फिर घूंघट बोल सकते हो, घूंघट या पर्दा, है ना, घूंघट या पर्दा जो है अवगुंठन का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन देखना, अली शब्द युग्म का सही अर्थ हो गया, मतलब जो अली होता है ये वाला अली, इस अली का अर्थ होता है क्या, भौरा। इस अली का अर्थ क्या होता है, भौरा। और ये दूसरा वाला अली है, इसका अर्थ होता है क्या, सखी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, भौरा सखी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, किस वाक्य में वचन का सही प्रयोग हुआ है, किस वाक्य में वचन का सही प्रयोग हुआ है। जैसे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होता है, तो मेरी होश उड़ गई है, ये गलत है ना। हमारे होश उड़ गई है, ये भी गलत है वचन, है ना। हमारे, है ना, मैं होश उड़ गया, ये भी गलत है। मेरे होश उड़ गए, तो ये बिल्कुल एकदम सही है। तो डी आपका आंसर हो जाएगा इसमें। देखो, किस विद्वान ने कन्नौजी को बोली ना मानकर ब्रज भाषा की उपबोली कहा है। तो आपको ध्यान रखना, जो जॉर्ज ग्रियर्सन है वो कहते हैं कि भाई जो कन्नौजी है, कन्नौजी एक क्या है, बोली नहीं है, बल्कि ये क्या है, उपबोली है। क्या है ये, उपबोली है। ये किसने कहा था, कन्नौजी को उपबोली किसने कहा था, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। और किसकी उपबोली कहा था, ब्रज भाषा की उपबोली कहा था। बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, नीचे लिखे वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है ना। सर्वनाम जो किसी के नाम की जगह यूज किया जाता है, किसी वस्तु या व्यक्ति या स्थान के नाम की जगह या संज्ञा की जगह जो यूज किए जाते हैं। वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती है, तो बिल्कुल एकदम सही है ये। तो अशुद्ध सर्वनाम की बात करनी है। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, तो ये भी सही कह रहा है, ये भी बिल्कुल एकदम सही हुआ यहाँ पे यूज। मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, मैं तेरे को, यहाँ पे तेरे को नहीं होना चाहिए था, मैं क्या तुम्हें,
तुम्हें होना चाहिए था या फिर तुझे होना चाहिए था, मैं तुझे एक घड़ी दूंगा या मैं तुम्हें एक घड़ी दूंगा, तो ये होना चाहिए था, तो यही आपका गलत हो रहा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमने ढूंढना था जो अशुद्ध सर्वनाम का प्रयोग जहां पे हो रहा है, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी, तो ये भी सही बोल रहा है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, जिन वाक्यों में एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हों और वे संयोजक अव्यय द्वारा जुड़े हों, तो संयोजक अव्यय क्या होते हैं, जैसे आपका क्या होता है, और होता है, तथा होता है, या होता है, अथवा होता है, किंतु होता है, परंतु होता है, ये सारे शब्द जहां पे आते हैं वहां पे क्या होता है, संयुक्त वाक्य होता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, प्रलय में कौन सी संधि है, तो पहले तो प्रलय का संधि विच्छेद देखना, जिसको कई किताबों में भी गलत लिखा जाता है प्रलय का संधि विच्छेद, तो प्रलय का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है प्रलय प्लस अ, ये इसका संधि विच्छेद होता है प्रलय का, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना, एक नियम आता है, उस नियम के आधार पर है ये, ठीक है। तो इसमें देखो तो प्लस से पहले आपका जो है ए की मात्रा आई है और प्लस के बाद आपका अ आया है, तो जब प्लस के पहले जो है ए आई ओ और आओ आ जाए, ठीक है ना, और प्लस के बाद जो है कोई विषम शब्द आ जाए, विषम शब्द मतलब इसके जैसा नहीं होना चाहिए, कुछ भी आ जाए, तो वहां पे कौन सी संधि होती है, अयादी संधि होती है। तो प्लस से पहले ए आया इनमें से, प्लस के बाद ओ आया, तो क्या हो जाएगी, अयादी संधि हो जाएगी इसमें। अगला क्वेश्चन है, देते हैं वरदान शिव भाव चाहिए मीत, भोले को वरदान हित भाव चाहिए मीत। देखो इसमें कौन सा अलंकार है, सबसे पहली बात कि यहाँ पे देखना कि देते हैं वरदान शिव भाव चाहिए मीत, एक व्यक्ति बोलता अपने मित्र से कि हे मित्र, जो भोलेनाथ है यानी कि शिव जी भगवान है, वो क्या देते हैं, मतलब वो क्या देते हैं, वरदान देते हैं, लेकिन भाव चाहिए मित्र, लेकिन अपने मन में क्या होना चाहिए, उसके लिए भाव चाहिए। लेकिन जो दूसरा मित्र है वो इसकी मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि हैं जो भोलेनाथ है उसको वरदान देने के लिए क्या चाहिए, भाव चाहिए। भाव मतलब जो मोल भाव होता है, जैसे हम जिसके बदले हम क्या कहते हैं, कोई सामान्य वस्तु लेते हैं पैसे देके, मोल भाव, उसने उस वाक्य का मतलब अर्थ बदल दिया। तो क्या होता है कि ध्वनि या आवाज के कारण जहां पे कोई जो है किसी वाक्य का या शब्द का अर्थ बदल दिया जाता है, वहां पे जो है क्या होता है, काकू वक्रोक्ति अलंकार होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सी। तो काकू वक्रोक्ति इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, तो सी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए चित्र में कितने वर्ग होंगे। अब देखो इस चित्र में हमने वर्गों की संख्या ढूंढनी है भाई कि कितने वर्ग होंगे इस चित्र में। ये चित्र दे रखा है, हमने आपको बताया था जब वर्ग होता है आपका सिंपल सा अगर वर्ग होगा दिया हुआ ऐसे करके कोई वर्ग होगा दिया हुआ, तो वर्गों की संख्या ढूंढनी है। तो पहले सिंपल वर्गों की संख्या ढूंढते हम, तो हमने क्या किया था, ट्रिक बताई, जैसे 1 2 3 1 2 3 ऐसे करके। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 आ रहे, इधर को भी देखे तो 1 2 3 4 5 आ रहे हैं। तो हमने क्या करना है, इस 5 की और इस 5 की मल्टीप्लाई करनी है, 5 गुणा 5, एक एक कम करोगे 4 गुणा 4, एक एक कम करोगे 3 गुणा 3, एक एक कम करोगे 2 गुणा 2, एक एक कम करोगे 1 गुणा 1। जब 1 हो जाएगा तो वहाँ पे रुक जाओगे। तो यहाँ पे देखो 5 पंजे 25, 4 चौक 16, 3 तिया 9, 2 दूनी 4 और 1 एकम 1, तो कितने हो जाएंगे टोटल मिला के कितने बन रहे हैं, तो 16 9 25 25 25 50 और 5 55, तो 55 तो हो गया। वैसे वर्ग है ना, जैसा हमारा देखना ये भी वर्ग है, ये भी आपका वर्ग हो गया, फिर ये भी आपका वर्ग हो गया, बाकी 1 2 3 4 5 ऐसे तो है ही, तो ऐसे करके 55 तो ये वर्ग हो गए। दूसरी बात अगर हम देखें जो ये वाला चित्र बना, ये ऐसे करके जो बना हुआ है ऐसे करके, तो ये एक बॉक्स में कितने चित्र बनाता है, तो ये बनाता है, देखो आप लोग यहाँ पे देखना कि 1 2 3 4 5 और एक बाहर वाला 6, तो ये टोटल 6 बनाता है। इस प्रकार से 6 बनाता, लेकिन एक हमने जो है काउंट कर लिया इसके साथ, मतलब इस ट्रिक के साथ एक काउंट हो गया, तो कितने बनाएगा ये 5 बनाएगा। तो ऐसे जो 5 बनाएगा तो ये 5 जो है 1 2 3 4 5, तो ऐसे करके 5 5 25 बना लेगा ये, है ना। कितने बनाएगा 5 के बाद 5 2 5 5 5 5 25। फिर जो ये वाला होता है, जैसे आपका ये वाला आया है, ये आपका कितने बनाता है 1 2 3 4 और एक ये बाहर वाला बनाता है 5, लेकिन एक हमने इसका क्या कर दिया काउंट, तो कितने बनाएगा ये 4, तो 4 ये बनाएगा 4 ये बनाएगा 4 ये बनाएगा, तो 12 ये बना देगा, तो 12 हो गया ये, ठीक है ना। तो आप इनको आप काउंट कर सकते हो, तो ये होगा आपका 5 और 5 10 और 2 12 का 2, और ये हो जाएगा 5 और 1 6 और 1 7 सॉरी 5 और 2 7 और 1 8 और 1 9 92, तो 92 हो जाएगा। तो ये बी में जो आपका 92 लिखा हुआ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखे जरा यहाँ पे, हृदय कार्डियोलॉजिस्ट, तो वृक्क का क्या हो जाएगा, वृक्क का मतलब क्या होता है, किडनी होता है, तो किडनी का जो विज्ञान होता है उसको क्या कहते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं भाई। तो हृदय का जो विज्ञान होता है उसको कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, और जो वृक्क होता है किडनी होता है उसको नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखो क्या कह रहा है 23वें क्वेश्चन में, शब्द दे रखा है, ये मैं अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े जिनमें प्रत्येक के बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं, आगे और पीछे दोनों तरफ देखने जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में। तो हमें इसकी ट्रिक कैसे करनी होती है, तो हमें अंग्रेजी वर्णमाला में क्या कि जैसे डब्ल्यू तो डब्ल्यू से ए बी अंग्रेजी वर्णमाला पढ़नी है, फिर ओ से पढ़नी है, इधर को भी और इधर को भी, दोनों तरफ को पढ़नी है। तो जिसको हम पढ़ेंगे वही अगर आ गया तो हमारा जोड़ा बन जाएगा, है ना। ऐसे जैसे आपका डब्ल्यू एक्स वाई खत्म होगी अंग्रेजी वर्णमाला, तो यहाँ पर रुक जाएंगे, फिर ओ से देखेंगे, ओ से इधर भी देखेंगे इधर भी, तो ओ पी क्यू आर एस टी नहीं मिला, कोई नहीं। एन से देखो एन ओ, देखो एन ओ, तो ये मिल गया, एक मिल गया भाई हमारा, है ना, एन ओ पी, ठीक है। इधर को भी देखेंगे एन ओ पी क्यू आर, अब नहीं मिला। अब देखो आप लोग जो डी से देखो डी ई एफ जी, इधर को देखो डी ई, तो देखो डी ई, तो एक ये मिल गया आपका, है ना, डी ई एफ जी, ठीक है। अब देखो आपका ई से ई एफ जी एच आई, ई एफ जी, यहाँ पे कुछ नहीं मिला। आर से देखोगे आर
एस, आर एस, एक एक मिल गया आर एस, ठीक है ना। इधर को देखो आर से आर एस टी यू वी डब्ल्यू, एक आर से डब्ल्यू मिल रहा है, देखो आर एस टी यू वी डब्ल्यू बोला तो डब्ल्यू आ गया, एक ये भी आ गया आपका, ये आ गया एस, देखो एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, और कोई नहीं मिला, चार मिल रहे हैं। ऑप्शन में दे रखा एक एक है या दो है, तीन है या तीन से अधिक है, तो तीन से अधिक मतलब चार है तो तीन से अधिक, डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर क्या होगा। देखो अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला लिखते हैं जैसे हमने लिखा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 8वां अक्षर, तो दाएं सॉरी बाएं से 8वां अक्षर, तो बाएं इधर से होता है भाई, तो बाएं से 8वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 एच आ गया। बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा, तो इसके दायां इधर हो जाएगा, दाएं हाथ इधर होगा, 10वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आर हो जाएगा, तो आर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। तो विषम शब्द मतलब जो इनमें जो है क्या है, अलग है। तो देखो चंद्रमा, चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह है। ग्रहिका, देखो ग्रहिका किसको बोलते हैं, जो आपके क्या होते हैं जैसे पुछल तारे वगैरह जिनमें आते हैं, है ना। ग्रहिका क्या होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह बोलते हैं ना, क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, वो ग्रहिका होती है। आप जानते हो पृथ्वी क्या है, ग्रह है, ये ग्रह है, और उपग्रह यहाँ पे नाम दिया है उपग्रह, है ना। तो क्या हो जाएगा, देखो उपग्रह देखें तो ये भी ग्रह से ही संबंधित नाम दिया है ना। और उपग्रह चंद्रमा भी एक उपग्रह, तो ये भी ग्रह से ही संबंधित है। पृथ्वी दे रहा तो पृथ्वी भी आपका ग्रह है, लेकिन ग्रहिका देखें तो ये क्षुद्र ग्रह है। अगर हम यहाँ पे देखो तो ये ग्रहिका ही इसका जो है अलग आंसर हो जाएगा, इसको हम अलग उसमें ले सकते हैं ना। अगला क्वेश्चन है, यदि बीते कल से पहले दिन बुधवार था, देखो इसको कैसे निकालेंगे। जैसे सपोज हमने कहा कि ये आज का दिन हमने लिख दिया, आज लिख दिया, वो कह रहा बीते कल, तो बीता कल ये आपका यहाँ पे हो जाएगा, जो बीता हुआ कल है ये हो गया यहाँ पे बीता कल, ये हो गया आज, ये हो गया बीता कल। बीता कल से पहला दिन बुधवार था, तो इससे भी पहले दिन क्या था, बुधवार, यानी कि कुल मिला के यहाँ पे क्या था आपका, ये था आपका बुधवार, ठीक है ना, था। तो रविवार कब होगा, तो ये बुधवार है, ये बृहस्पतिवार है, ये शुक्रवार है, ये शनिवार हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका रविवार, ये हो जाएगा रविवार। तो रविवार कब हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा हूँ क्या, ए में दे रहा आज, तो आज रविवार नहीं है, ये नहीं है। आने वाला कल, तो आने वाला कल हमारा ये है, तो यहाँ पे भी रविवार नहीं है। आने वाले कल के बाद अगले दिन, तो आने वाले कल के बाद अगले दिन, तो ये आपका रविवार आ रहा है, तो ये आपका सी हो जाएगा, आने वाले कल के बाद अगले दिन, है ना। तो ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, यदि किताब को घड़ी कहा जाए, घड़ी को बैग कहा जाए, बैग को शब्दकोश कहा जाए, तो समय कहाँ समय कहाँ देखोगे, तो समय कहाँ देखोगे, तो समय तो हम घड़ी में देखते हैं, लेकिन घड़ी को क्या बोल रहा हूँ, बैग बोल रहा है, तो समय कहाँ देखेंगे, बैग में देखेंगे, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रघु और बाबू जुड़वा हैं, रघु और बाबू जुड़वा है, मतलब जो एक तो है आपका रघु, है ना, एक है रघु और एक है बाबू, ये दोनों के दोनों क्या है, जुड़वा है, मतलब जुड़वा भाई है, तो भाई भाई हो जाएंगे, ठीक है ना। बाबू की बहन रीमा है, तो बाबू की बहन, इसकी बहन कौन है, इसकी बहन है रीमा, ठीक है ना। रीमा के पति राजन है, तो इसका रीमा का जो पति है, इसका पति कौन है, राजन, रीमा का पति कौन है, राजन है। रघु की माँ लक्ष्मी है, तो रघु की माँ लक्ष्मी है, तो मतलब इन सभी की क्या है, इन सभी की माँ हो जाएगी, जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी क्या हो जाएगी, इन सभी की माँ हो जाएगी, है ना, क्योंकि रघु की माँ है तो ये सब भाई बहन हो गए यहाँ तक, तो रघु की माँ, इनकी सबकी माँ क्या हो जाएगी, लक्ष्मी हो जाएगी। लक्ष्मी के पति राजेश है, लक्ष्मी के पति कौन है, राजेश हैं, तो राजेश लक्ष्मी के पति हो गए। तो राजेश का राजन से क्या संबंध है, तो राजेश तो इन सबका पिता है, तो रीमा का पिता भी है राजेश, और रीमा के पति का फिर राजेश क्या लग जाएगा, ससुर लग जाएगा, तो राजेश का क्या लगेगा, राजन, तो क्या लगेगा, दामाद लगेगा, तो दामाद इसका आंसर हो जाएगा, तो सी इसका आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 7 से 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब लंबवत होगी। देखो भाई इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, मिनट बराबर क्या आता है फॉर्मूला, मिनट बराबर 2/11 फर्स्ट आवर इंटू 30 प्लस माइनस थीटा, ये आपका फॉर्मूला आता है। तो आप लोग देखोगे यहाँ पे मिनट देखोगे आप लोग, तो मिनट बराबर 2/11 तो आपका हो ही गया, फर्स्ट आवर मतलब पहला घंटा ये हो जाएगा 7 और गुणा 30 है, और प्लस माइनस थीटा का मतलब है कि जो आपका सुई है वो लंबवत है, लंबवत का मतलब होता है कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो, तो 90 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो कि 2/11 है ना, यहाँ पे हो जाएगा 7 या 21 210 प्लस माइनस 90। अब यहाँ पे देखो भाई कि ये प्लस से भी निकाला जाना चाहिए और माइनस से भी, अगर हमारा आंसर प्लस से मैच होगा तो आपका आंसर प्लस का हो जाएगा, माइनस से मैच होगा तो माइनस का। अब मुझे लग रहा है माइनस से ही मैच होगा, तो हम क्या करेंगे 2/11 210 में से 90 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 0, और 11 में से 9 गया 2, यानी कि 120 हो गया, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 दूनी 24 240/11, तो 240/11 7:240/11 मिनट, तो ये आपका बी क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन है, यदि मैं दक्षिण की ओर, देखो क्या कह रहा हो यहाँ पे आप लोग देखना, ये इधर भाई आपका क्या होता है, ये इधर पूर्व होता
ये पश्चिम होता है और ये ऊपर की तरफ जो है उत्तर होता है और नीचे की तरफ को क्या होता है, दक्षिण होता है। वो कह रहा है यदि मैं दक्षिण की ओर अपना दायां हाथ फैलाकर, भाई दक्षिण की ओर अगर दायां हाथ होगा ये होता दायां हाथ, तो इसका मतलब उसका मुंह कहाँ है, इधर की तरफ को, तो मुंह उसका कहाँ हो जाएगा, पूर्व की तरफ को, तभी दायां हाथ दक्षिण को होगा और बायां हाथ ऊपर को होगा। तो दायां हाथ फैलाकर खड़ा हूँ, तो यह बताइए कि मेरी पीठ किस दिशा की ओर, तो मुंह इधर को होगा तो पीठ इधर को होगी, तो पश्चिम दिशा की ओर पीठ होगी, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड में देखो 31 क्वेश्चन। ठीक है, 31 क्वेश्चन देखना, ये क्या बोल रहा है कि वर्धन वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग, देखो वर्धन वंश का एक शासक था पुष्यमित्र शुंग, जिनका हमें अभिलेख मिला है भरतपुर या बरहूत, इसे बरहूत भी बोलते हैं, बरहूत या फिर भरतपुर अभिलेख, जो कि हमें किस वंश की जानकारी देता है, कुलिंद वंश के बारे में हमें ये जानकारी देता है। तो ये भरतपुर या बरहूत अभिलेख हमें कहाँ से मिला है, मतलब यह अभिलेख स्थित है, अच्छा कहाँ पर ये स्थित है, ये है राजस्थान में। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। देखो कुनिंद वंश के बारे में यहाँ पे बता रहा है आपको। ठीक है, कुनिंद वंश जो है हमारे पास, कुनिंद वंश, इस वंश के जानकारी के जो स्रोत हैं हमारे पास वो आपके दो प्रकार के हैं। एक है आपके साहित्यिक स्रोत और दूसरा आपका हो जाएगा पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, तो कुनिंद वंश के हमारे पास दो प्रकार के स्रोत आते हैं, एक साहित्यिक स्रोत यानी कि बहुत सारी किताबें हमें मिली है जो कि इस वंश के बारे में हमें बताती है, दूसरा आपका पुरातात्विक स्रोत या फिर आप कह सकते हैं अभिलेख। ठीक है, और अभिलेख के साथ साथ मुद्राएं जो इस वंश के बारे में बताती है। देखो साहित्यिक स्रोत में अगर मैं बताऊं आपको तो एक है महाभारत से भी हमें इस वंश के बारे में जानकारी मिलती है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि महाभारत के शासनकाल में, महाभारत का जब काल चल रहा था उस समय एक राजा था सुबाहु, जिसकी राजधानी थी श्रीनगर, और वो किस वंश का था, कुनिंद वंश का। ठीक है, दूसरा आपने पढ़ा होगा अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य विष्णुगुप्त द्वारा लिखी गई है, तो अर्थशास्त्र पुस्तक भी हमें कुनिंद वंश के बारे में जानकारी देती है। तीसरा आपका है अष्टाध्यायी में भी आपका इस वंश के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मिलती है। दूसरा ध्यान रखना अभिलेख, देखो इस वंश के हमें 5 अभिलेख मिले हैं, 4 आपका बरहूत में, 4 आपका भरतपुर या बरहूत अभिलेख। ठीक है, और एक आपका मिला है मथुरा में। टोटल 5 अभिलेख मिले हैं हमें, 4 बरहूत में जो राजस्थान में है और एक आपका मथुरा में मिला है। ठीक है, जो कि इस वंश के बारे में जानकारी देते हैं। तीसरा आपका ध्यान रखना मुद्राएं, देखो इस वंश के बारे में जो सशक्त स्रोत है इस वंश की जानकारी के, वो है आपकी मुद्राएं। अब मुद्राएं मिली हमें 3 प्रकार की मुद्राएं। ठीक है, एक आपने पढ़ा होगा, एक है अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा, दूसरी आपकी अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा, और तीसरी मुद्रा आपकी है छत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा। तो सर्वाधिक जो इस वंश के बारे में हमारे पास, जहाँ से हमें ज़्यादा पता चलता है, वो है इस वंश की मुद्राएं। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर राजाओं के नाम भी मुद्राओं में हमें मिलते हैं। ठीक है, और जो ये आपका अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा है, ये एक राजा था इस वंश का, अमोघ भूति, और इस प्रकार की जो मुद्रा है अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा, ये चांदी और तांबे की थी, यानी कि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राजा था आपका अमोघ भूति, जिसने चांदी की मुद्रा छापी है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये सारे के सारे जो स्रोत है ये इस वंश के जानकारी के स्रोत है। उसमें से आपका एक क्वेश्चन है, ये भरतपुर अभिलेख हमें कहाँ से मिला है, राजस्थान से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, कुनिंद वंश की अमोघ भूति प्रकार की मुद्राओं के लिए कौन सा विकल्प सही है। देखो इस प्रकार की प्राप्त चांदी की मुद्राओं का भार 9.5 ग्रेन से 252 ग्रेन तक था। ठीक है, यानी कि जो ये प्रकार की मुद्रा है चांदी की मुद्रा, उसका भार 9.5 ग्रेन से 252 ग्रेन था, गलत है ये। ठीक है, पहला तो गलत हो गया आपका। दूसरा, इस प्रकार की प्राप्त तांबे की मुद्रा का भार 31 ग्रेन से 38 ग्रेन तक था, ये भी गलत हो जाएगा भाई, दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे। देखो अमोघ भूति प्रकार की जो मुद्रा है ये हमें 2 लिपि में मिलती है, 2 लिपि में है और 2 धात्विक है। धातु का मतलब एक चांदी धातु की है और एक तांबे की है। ठीक है, 2 धात्विक और 2 लिपियाँ है, ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि, और चांदी और तांबे की ये मुद्रा मिली हमें अमोघ भूति प्रकार की, जो कि कुनिंद वंश के बारे में हमारे पास जानकारी का स्रोत है। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन डी, इनमें से यानी कि ए और बी दोनों गलत है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, जनपद स्तर पर आपदा प्रबंध के लिए टोल फ्री नंबर देखो जनपद स्तर पर जो आपदा, देखो आपदा जब आती है उसके लिए एक टोल फ्री नंबर सरकार ने जारी किया है, तो वो टोल फ्री नंबर है 1077। ठीक है, ये है जनपद स्तर पर। और अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे कि राज्य स्तर पर आपदा प्रबंध के लिए टोल फ्री नंबर कौन सा है, फिर आपका आंसर हो जाएगा 1070।
और जनपदीय स्तर, यानी कि प्रत्येक जनपद के लिए जो है वो है 1077 और पूरे राज्य के लिए है 1070, ठीक है। और 1905 जो टोल फ्री नंबर है ये है सीएम हेल्पलाइन नंबर, सीएम हेल्पलाइन नंबर अगर आपसे पूछे कौन सा है 1905 1905 सीएम हेल्पलाइन नंबर है, जो कि 2019 में जारी किया गया था सरकार के द्वारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना 34, सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ये देखना कि उत्तराखंड में विभिन्न स्थानों पर डॉप्लर रडार स्थापित किए गए हैं, ठीक है भैया। यह भविष्य में आने वाले भूकंप की जानकारी के स्पष्ट रूप से देंगे। देखो कथन ए तो सही है लेकिन कारण जो आर है वो गलत है, ठीक है। देखो डॉप्लर रडार तो स्थापित किए गए हैं, कितने हैं? तीन डॉप्लर रडार राज्य में लगाए गए हैं। एक है आपका लैंसीडाउन, ठीक है। एक है आपका मुक्तेश्वर और एक है आपका सुरकंडा देवी में एक रडार लगाया गया है। तो 3 रडार आपके डॉप्लर रडार लगाए गए हैं हमारे राज्य में, लेकिन वो आपके भूकंप की जानकारी नहीं देंगे, ठीक है। ये जो रडार है डॉप्लर रडार, ये जानकारी देंगे मौसम की जानकारी के लिए आपका डॉप्लर रडार लगाया गया है। मौसम की जानकारी देखो आप, कभी बादल फटना हो गया, कभी तूफान आंधी आ गई, तो उसको पहले अलर्ट करने के लिए ये जो रडार है ये जानकारी देंगे हमें मौसम की, ठीक है। तेज बारिश, अतिवृष्टि होना, तो ये सारी जानकारी आपकी ये रडार देते हैं। जबकि भूकंप की जानकारी के लिए अभी सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है, भूदेव ऐप। ध्यान रखना, राज्य सरकार ने भूकंप की जानकारी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है, तो उस ऐप का नाम है भूदेव ऐप। ये अभी साल 2025 में लॉन्च किया गया है। चलो, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए सही है लेकिन आर गलत है, ऑप्शन सी। ए सही है जबकि आर गलत है, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 35, राज्य में किस विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक मतदान हुआ था? देखो अभी तक हमारे विधानसभा चुनाव हुए, 5वीं विधानसभा चल रही है अभी, ठीक है। तो 5वीं विधानसभा चल रही है, लेकिन इन 5 विधानसभाओं में जो चुनाव हुए उसमें सबसे ज़्यादा मतदान किस चुनाव में हुआ था? कौन सी विधानसभा चुनाव थी? देखो वो थी आपकी तीसरी विधानसभा, ठीक है। पहली आपकी इसमें हुआ था कुल मतदान 54% के आसपास हुआ था। दूसरी में आपका हुआ था 56% के आसपास, ठीक है, सॉरी, दूसरी में आपका हुआ था 63% के आसपास। तीसरी में आपका हुआ था 67% जो मतदान हुआ है, और चौथी और पाँचवीं में आपका 65% के आसपास आपका मतदान हुआ था। तो सबसे ज़्यादा मतदान अभी तक तीसरी जो आपकी विधानसभा है उसमें हुआ है, ठीक है। पहली विधानसभा यानी कि पहली जो चुनाव होते हैं 2002 में होते हैं। 14 फरवरी 2002 को प्रथम विधानसभा का चुनाव होता है हमारे राज्य में, ठीक है। उसके बाद दूसरी विधानसभा का चुनाव होता है 2007 में, तीसरी विधानसभा का चुनाव होता है 2012 में, चौथी विधानसभा का चुनाव होता है आपकी 2017 में, और 5वीं विधानसभा का चुनाव अभी जो वर्तमान में चल रही है वो आपकी 2022 में होता है। तो सबसे ज़्यादा मतदान अगर पूछे किस विधानसभा में हुए थे, तो वो थी आपकी तीसरी विधानसभा 2012 से लेकर 2017 तक, जो विधानसभा कांग्रेस की सरकार रहती है उस समय, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 36, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल कौन था? ठीक है, देखो उत्तराखंड में जो राष्ट्रपति शासन लगा है वो आपको पता है 27 मार्च 2016 राष्ट्रपति शासन हमारे राज्य में लगा था। इस समय राष्ट्रपति कौन थे, इस समय राज्यपाल कौन थे? देखो प्रथम राज्यपाल थे आपके सुरजीत सिंह बरनाला, ठीक है, जो कि सन 2000 से लेकर 2003 तक राज्यपाल रहते हैं। दूसरे राज्यपाल आपके थे आपका सुदर्शन अग्रवाल, जो कि 2003 से लेकर 2007 तक राज्यपाल रहते हैं, ठीक है। तीसरे राज्यपाल आपके थे बी एल जोशी, जो कि आपका 2007 से 2009 तक राज्यपाल रहते हैं। चौथे राज्यपाल आपके मार्गरेट अल्वा थी, जो कि 2009 से लेकर 2012 तक राज्यपाल रहती है, ठीक है। पांचवी राज्यपाल आपके अजीज कुरैशी थे, 2012 से लेकर और 2015 तक राज्यपाल रहते हैं। छठे राज्यपाल आपके के पॉल थे, 2015 से लेकर 18 तक रहते हैं। तो देखो भाई 2016 में आपका क्या लगा था, राष्ट्रपति शासन लगा था, तो उस समय राज्यपाल कौन थे? के पॉल, कृष्णकांत पाल, छठे राज्यपाल के समय हमारे राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा था, ठीक है। सातवीं राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, ठीक है, जो कि 2018 से 21 तक राज्यपाल रहते हैं। और वर्तमान में आपके जो 8वें राज्यपाल है गुरमीत सिंह राज्यपाल है, जो कि 2021 से लेकर अभी तक राज्यपाल है आपके। तो अभी तक हमारे राज्य में 8 राज्यपाल हुए हैं, 8वें राज्यपाल आपके गुरमीत सिंह है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कार्यकाल अगर मैं बताऊं तो सबसे ज़्यादा कार्यकाल आपका सुदर्शन अग्रवाल का रहा है,
ठीक है, और सबसे कम कार्यकाल अगर कार्यकाल बताऊं तो BL जोशी का रहा है। ठीक, तो राष्ट्रपति शासन के समय कौन थे? KK पॉल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 37। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश गुहानाथन नरेंद्र जी है। तो ये कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश है भाई? तो ये आपके 14वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, वर्तमान में हमारे हैं। और वर्तमान में ध्यान रखना, देखो ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि हमारे राज्य का जो उच्च न्यायालय है उसमें कुल कितने न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश मिला के कुल कितने न्यायाधीश है वर्तमान में? तो कितने हैं? 11। एक मुख्य न्यायाधीश और 10 अन्य न्यायाधीश है। ठीक है, बाकी ध्यान रखना कि हमारा जो उच्च न्यायालय वो नैनीताल में है, जो कि आपका 9 नवंबर 2000 को बनता है। ठीक है, और इस उच्च न्यायालय के जो प्रथम न्यायाधीश थे वो थे आपके अशोक अबेंद्र देसाई। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, सही मिलान करें। 38 सही मिलान करना आपको। ठीक है देखो पंचायतों से संबंधित कुछ यहाँ पर अनुच्छेद दिए हैं और वो आपको बताना है कि कौन सा अनुच्छेद किससे जुड़ा है। देखो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, गगस अकायोस। ठीक है, देखो गौ से बनेगा आपका ग्राम सभा। ठीक है, फिर गौ से बनेगा आपका ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायतों का गठन। 100 से बनेगा आपका संरचना। ठीक है, यानी कि जो ग्राम सभा है वो किस अनुच्छेद में है भाई? तो ग्राम सभा का उल्लेख 243 का क में है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि पंचायती राज जो है आपका वो किस अनुच्छेद में? 243, अनुच्छेद 243 में आपका पंचायती राज है, भाग 9 के अनुच्छेद 243 में। लेकिन उस अनुच्छेद के बहुत सारे भाग हैं, जैसे 243 का ए है। ठीक है, 243 का क या ए, 243 का बी, 243 का सी, ऐसे करके है। तो 243 का क में क्या है? ग्राम सभा। 243 का ख में या बी में क्या है? 243 का बी, इसमें है आपका ग्राम पंचायतों का गठन। और 243 का जो सी है या घ है, 243 का सी, इसमें क्या है? ग्राम पंचायतों की संरचना। ग्राम पंचायतों की संरचना किस अनुच्छेद में है? 243 का सी में है। अब आपका जो ये है भाई, अ से बनेगा आपका, जो ये अ है इसका बनेगा आपका आरक्षण, अ से बनेगा आपका आरक्षण। ठीक है, क से बनेगा आपका कार्यकाल, ग्राम पंचायतों का कार्यकाल। ठीक है, ग्राम पंचायतों में आरक्षण है। यो से बनेगा आपका ग्राम पंचायतों की योग्यता, ग्राम पंचायतों के चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए। और 100 से बनेगा आपका शक्तियाँ। तो ये मैंने आपको कुछ ट्रिक के माध्यम से बताना चाहा है। तो यहाँ पे देखना आरक्षण अब किस में आएगा भाई? सी हो गया आपका 243 का सी, 243 का डी। ठीक है, यह आएगा 243 का ई में। ठीक है, योग्यता आएगी आपकी 243 का एफ में, और शक्ति आएगी आपकी 243 का जी में। तो ये मैंने कुछ अनुच्छेद बताया आपको इंपॉर्टेंट। अब यहाँ से आप देख सकते हैं भाई, मिलान कर सकते हैं। ठीक है, देखो पहला क्या है? पंचायतों के लिए कार्यकाल। तो पंचायतों के लिए कार्यकाल देखो हमने क्या कहाँ पढ़ा था? कार्यकाल 243 का ई में, गगस अकायोस, यानी कि ABCD ई में आ रहा है। ठीक है, तो पहले का बनेगा आपका चौथा। ठीक है, दूसरा देखना अब पंचायतों के लिए निर्वाचन। देखो निर्वाचन का मैंने इसमें नहीं बताया, निर्वाचन का आपको अलग से याद करना पड़ेगा। निर्वाचन का आपका 243 का के, यानी कि एक। ठीक है, सॉरी, ये बनेगा आपका निर्वाचन यानी कि 243 का के। पंचायतों के लिए आरक्षण, अब देखो आरक्षण हमने कहाँ पढ़ा था? 243 का डी। देखो ABCD आरक्षण ओ में आ रहा है ना। ठीक है, तो 243 का डी आ जाएगा आपका आरक्षण में। और पंचायतों के लिए शक्तियाँ, देखो शक्तियाँ हमने पढ़ी है, लास्ट में है, तो ABCDEFG, यानी कि 243 का जी में आएगा। तो ये बन गए भाई आपके। ठीक है, अब आप मिला सकते हैं 4 1 2 3, 4 1 2 3, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ याद करने की ट्रिक है भाई, आप अपने तरफ से भी याद कर सकते हो। इसे ऐसे नहीं कि जैसे मैंने बताया वैसे ही करना, खुद भी आप ट्रिक बना सकते हो। तो ये कुछ अनुच्छेद है जो मैंने बताया आपके 1 2 3 4 5 6 7, 7 ये आपको याद करने हैं। 8वां अनुच्छेद आपका निर्वाचन वाला याद करना है अलग से, और एक आपका वित्त आयोग वाला याद रखना है, राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? तो राज्य वित्त आयोग है 243 का आई में। ठीक है, तो ये 7 8 अनुच्छेद मैंने बताए हैं पंचायतों से संबंधित, इनको जरूर याद करना है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, सही मिलान करना है आपको यहाँ पे। ठीक है, सही मिलान कीजिए, शपथ से संबंधित बताया यहाँ पर। ठीक है, शपथ कौन किसको शपथ दिलाता है? तो मिलान करना है। देखो भाई, ग्राम प्रधान को जो शपथ दिलाता है वो BDO दिलाता है। ठीक है, जिला पंचायत अध्यक्ष को शपथ दिलाता है आपका DM दिलाता है, और ब्लॉक प्रमुख को आपको शपथ दिलाता है SDM, यानी कि 2 1 3, 2 1 3 ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना,
यहाँ पर भी आपको मिलान करना है। क्या बता रहा है यहाँ पे? सही मिलान करना है आपको, ठीक है। यहाँ पर भी आपको सही मिलान करना है, ठीक। तो पहला देखना यहाँ पर त्याग पत्र दिया है, कौन किसको त्याग पत्र देता है। देखो, जिला पंचायत अध्यक्ष किसको अपना त्याग पत्र देगा? राज्य सरकार द्वारा विहित कोई अधिकारी, ठीक है। क्षेत्र पंचायत सदस्य किसको अपना त्याग पत्र देता है? ये डीएम को देता है। और ग्राम प्रधान किसको अपना त्याग पत्र देता है? डीपीआरओ को अपना त्याग पत्र देता है। तो यानी कि 2-3-1 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 41। उत्तराखंड में पुरातात्विक के जनक, देखो उत्तराखंड में पुरातात्विक के जनक किसे माना जाता है? हैनवुड को, ठीक है। देखो इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले 1856 में किसकी खोज की थी? सवादान। सबसे पहले सवादानों की खोज करने वाले आपके हैनवुड है हमारे राज्य में, ठीक है। और कहाँ पर इन्होंने सवादान खोजे थे? देवीधुरा चंपावत में इन्होंने सवादानों की खोज की थी। और हैनवुड ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने देवीधुरा में ही आपका कुछ ओखलियाँ भी खोजी थी, ठीक है। तो सबसे पहले उत्तराखंड में पुरातात्विक के जनक किसे माना जाता है? हैनवुड को, ठीक। दूसरा ध्यान रखना, शिव प्रसाद डबराल, इन्होंने 1956 में मलारी गांव की खोज की, मलारी गांव की खोज की थी। मलारी जो सवादान है, मलारी जो सवादान मिले हमें मलारी में 1956 में, तो उसकी खोज करने वाले शिव प्रसाद डबराल। तो यहाँ से भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें मिली है मलारी से। जैसे आपने पढ़ा होगा कि 5.2 kg का सोने का मुखौटा मिला है हमें यहाँ से, ठीक है, मलारी से। और कांसे का कटोरा मिला है। समुद्री जीवों के अवशेष मिले हमें यहाँ से मलारी से, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हमें यहाँ से। अश्व कंकाल मिला है हमें यहाँ से, ठीक है। दूसरी चीज़ हमें यहाँ से मलारी गांव से मिले हैं चमड़े का कुतुब मिला है, एक चमड़े का कुतुब मिला है जिस पर मोनाल का चित्र लगा है, ठीक है। दूसरा आपका यहाँ से एक हिमालय पशु जुगू मिला है, ठीक। तो बहुत सारी चीज़ें हमें मलारी से मिली है, जिसकी खोजकर्ता 1956 में शिव प्रसाद डबराल है, ठीक है। MP जोशी जिन्होंने लाखों गुफा की खोज की थी, लाखों गुफा की खोज करने वाले MP जोशी, जिन्होंने 1968 में अल्मोड़ा में सुयाल नदी के किनारे लाखों गुफा की खोज की थी अल्मोड़ा में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 42। कैव पेंटिंग्स इन कुमाऊं, ठीक है। एक पुस्तक है कैव पेंटिंग्स इन कुमाऊं, और इसको बोलेंगे कुमाऊं के गुफा चित्र। कुमाऊं के गुफा चित्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है भाई? तो ये लिखी गई है MP जोशी के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। दूसरा देखना, यहाँ पर यशवंत सिंह कटोच के द्वारा बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई है। जैसे आपका है मध्य हिमालय का पुरातत्व, ठीक है, मध्य हिमालय का पुरातात्विक, ठीक है। उत्तराखंड इतिहास, नवीन इतिहास, उत्तराखंड का नवीन इतिहास नामक पुस्तक भी किसने लिखी है? ये भी यशवंत सिंह कटोच के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। दूसरी आपकी ध्यान रखना, इन्होंने एक और पुस्तक लिखी है उत्तराखंड संस्कृति नामक पुस्तक, ठीक। तो ये 3 पुस्तकें थोड़ा ध्यान रखना इनके बारे में। मध्य हिमालय का पुरातत्व और उत्तराखंड का नवीन इतिहास और उत्तराखंड की संस्कृति किसके द्वारा लिखी गई है? यशवंत सिंह कटोच के द्वारा लिखी गई है। जबकि एक आपका शिव प्रसाद डबराल है, इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी भाई, ठीक है। जैसे आपका श्री उत्तराखंड यात्रा दर्शन, ठीक। दूसरा आपका उत्तराखंड पशुचारक नामक पुस्तक लिखी है इन्होंने, ठीक है। यहीं पे लिख देता हूँ, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है उत्तरांचल के मुद्रा एवं अभिलेख, उत्तरांचल के या उत्तराखंड के मुद्रा एवं अभिलेख, ये पुस्तक भी इनके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। उत्तराखंड का इतिहास नामक पुस्तक भी इनके द्वारा लिखी गई है, उत्तराखंड का इतिहास, ठीक। दूसरा टिहरी का इतिहास भी आपका इन्होंने ही लिखा है, ठीक है। और एक और ध्यान रखना, गोरा बादल या गोरा ब्राह्मण, गोरा बादल होगी, गोरा बादल, तो गोरा बादल नामक पुस्तक भी इनके द्वारा लिखी गई है, गोरा बादल। इसके अलावा बहुत सारी पुस्तकें हैं जो इन्होंने लिखी है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत देख लेना आप लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? MP जोशी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, उत्तराखंड में सैंधवकालीन सभ्यता के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? अभी मैंने आपको बताया है कि मलारी गांव की जो खोज हुई थी 1956 में शिव प्रसाद डबराल के द्वारा की गई थी। तो इस मलारी गांव से बहुत सारी चीज़ें मिली हमें, ठीक है। जैसे सवादान मिले हैं, सबसे पहले सवादान ध्यान रखना। सैंधवकालीन सभ्यता के कुछ प्रमाण मिले हैं, अश्व कंकाल मिला है, कुतुब मिला है, पानी चमड़े का कुतुब मिला है, ठीक है। सोने का मुखौटा मिला है, कांसे का कटोरा मिला है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिली है, अश्व कंकाल मिले हैं। तो सैंधवकालीन सभ्यता के जो साक्ष्य मिले हैं वो आपके कहाँ से मिले हैं? मलारी गांव से, और जिसकी खोज 1956 डबराल के द्वारा की गई है। ग्वारके गुफा, ये आपका चमोली में है और अलकनंदा नदी के किनारे, अलकनंदा नदी, ठीक है। यहाँ से हमें एक तो पशुचारक संस्कृति की जानकारी मिलती है, ठीक है।
पशुचारक संस्कृति की जानकारी हमें किस गुफा से मिलती है? वो ग्वारखा गुफा है जो चमोली में प्राप्त हुई है हमारे पास। ठीक है, दूसरा यहाँ पर आपका मानवों को त्रिशूलों के द्वारा अलंकित किया गया है। कौन सी गुफा में मानवों को त्रिशूलों के द्वारा दर्शाया गया है? तो वो भी आपकी कौन सी गुफा है? ग्वारखा गुफा है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना। बनकोट पिथौरागढ़ में है और यहाँ से हमें मिला है 8 ताम्र मानव आकृतियाँ। तो 8 ताम्र मानव आकृतियाँ हमें पिथौरागढ़ के बनकोट से मिली है। ठीक है, लुएथाप आपका अल्मोड़ा में है जहाँ पर हमें लाल रंग के चित्र मिलते हैं। लुएथाप गुफा जो अल्मोड़ा में है, यहाँ से हमें किस रंग के शैल चित्र मिलते हैं? यहाँ पर मिलते हैं हमें लाल रंग के शैल चित्र। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। शिष्ट बरियल और अर्ण बरियल, शिष्ट बरियल और अर्ण बरियल प्रकार के समाधान, ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुए हैं भाई? तो ये वाले समाधान हमारे पास प्राप्त हुए हैं पश्चिमी रामगंगा घाटी से। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। किस स्थान के समाधान के साथ मोनाल पक्षी के चित्रांकन से कुतुब की साक्ष्य प्राप्त हुए? भाई ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया है, तो ये मलारी गांव से हुए हैं। ठीक है, मलारी गांव से। बाकी देवीधुरा से हमें समाधान मिले हैं, हैंडबुक के द्वारा खोजे गए हैं। ठीक है, 1856 में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। धर्मगंगा और बालगंगा, धर्मगंगा और बालगंगा किसकी सहायक नदी है? इसके साथ एक और याद रखना, मेदे गंगा। धर्मगंगा बालगंगा, मेदे गंगा और दुद्ध गंगा, ये सारी की सारी जो नदियां हैं ये विलंगना नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, चलो मंदाकिनी की सहायक नदियां, मंदाकिनी नदी की सहायक नदियां, एक तो आपको मधुगंगा ध्यान रखनी है, मधुगंगा। ठीक है, एक आपका सोनगंगा ध्यान रखना, सोनगंगा। ठीक है, धुलगाड़ नदी, धुलगाड़ नदी। ठीक, इसके अलावा आपको मंदाकिनी की एक और नदी अल सतरंगिणी नदी नाम की एक नदी है। ठीक है, जो कि सूर्य प्रयाग में मिलती है, अल सतरंगिणी। ठीक, दूसरा ध्यान रखना कि एक इसकी एक और नदी ध्यान रखना, काली गंगा। तो ये सारी की सारी मधुगंगा होगी, सोनगंगा, धुलगाड़ और काली गंगा, ये सारी की सारी किसकी सहायक नदियां हैं? मंदाकिनी की है। ठीक है, बाकी रामगंगा की ध्यान रखना, बिरमा, गागस या गगास, बिन्नो और खो नदी, और एक आपका ध्यान रखना मंडाल नदी। ये सारी की सारी पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदियां हैं भाई, पश्चिमी रामगंगा। ठीक है, जो कि दूधातोली से निकलती है पश्चिमी रामगंगा नदी। ठीक, बाकी पश्चिमी रामगंगा नदी को रतवाहिनी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा ये सारी की सारी किसकी सहायक नदियां हैं? बिरमा, गागस, बिन्नो, खो और मंडाल नदी रामगंगा की है, पश्चिमी रामगंगा। बाकी अलकनंदा की बहुत सारी सहायक नदियां हैं भाई। सबसे पहले मैं बताऊं तो आपको सरस्वती नदी है। ठीक है, उसके बाद नीचे आते हैं थोड़ा तो आपका गोविंद घाट में मिलती है आपकी लक्ष्मण गंगा। ठीक है, फिर आपका थोड़ा नीचे विष्णु प्रयाग में आपका मिलती है आपका विष्णु गंगा। ठीक है, या पश्चिमी धौली गंगा। उसके बाद नीचे आपकी नंदाकिनी नदी, फिर आपकी पिंडर नदी, फिर आपकी रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी, फिर देवप्रयाग में आपकी कौन सी नदी मिलती है? भागीरथी और अलकनंदा। इसके अलावा भी अलकनंदा की बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं भाई। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। कफनी बुग्याल, देखो कफनी बुग्याल आपका हो जाएगा बागेश्वर में। कफनी ग्लेशियर, कफनी बुग्याल बागेश्वर में है। ठीक है, चमोली में बहुत सारे बुग्याल है भाई। जैसे आपके वेदनी बुग्याल हो गया, सबसे बड़ा पर्णय स्थल बोला जाता है वेदनी बुग्याल, सबसे बड़ा बुग्याल वेदनी बुग्याल, बगजी बुग्याल। ठीक है, चित्रकांटा बुग्याल, ऐसे बहुत सारे बुग्याल आपके चमोली में। पिथौरागढ़ में बहुत सारे बुग्याल है। जैसे उत्तरकाशी काशी का आपका दयारा बुग्याल सबसे फेमस, मक्खन की होली के लिए फेमस है दयारा बुग्याल। ठीक है, कुछ कल्याण बुग्याल हो गया आपका, पवाली कांटा बुग्याल हो गया आपका, केदार कांटा, गुलाबी कांटा, ये सारे के सारे बुग्याल आपके उत्तरकाशी में हैं। चलो बुग्यालों से बहुत सारे क्वेश्चन बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 48, सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, देखो उत्तराखंड ने आपदा प्रबंधन मॉडल ऑस्ट्रेलिया से अपनाया है। ठीक है भाई, पहला तो ठीक है आपका, कहाँ से अपनाया है? ऑस्ट्रेलियाई मॉडल अपनाया है। दूसरा देना यहाँ पर कि उत्तराखंड में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष राज्यपाल, देखो ये गलत हो जाएगा, इसका अध्यक्ष होता है आपका मुख्यमंत्री, सीएम। ठीक है, चलो तीसरा देखना आपका, तीसरा क्या बता रहा है? एनडीआरएफ की तर्ज पर उत्तराखंड में एसडीआरएफ का गठन किया गया 2007 में। देखो 2007 में गठन नहीं किया गया, एसडीआरएफ का गठन 2013 में हुआ था। ठीक है, तो दूसरा और तीसरा तो गलत हो गया भाई। चौथा देखना, उत्तराखंड में होने वाली सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं भूस्खलन है, ये सही हो जाएगा आपका, यानी कि ऑप्शन बी 1 और 4 इसका सही हो जाएगा, बाकी 2 और 3 आपके गलत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 49, आपदा प्रबंधन में समन शब्द। देखो आपदा प्रबंधन में एक शब्द है समन, इसका अर्थ क्या है भाई? ठीक है, तो इसका अर्थ देखना कि आपदा संभावित, देखो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, आपदा के संभावित प्रभावों को कम करने के लिए उठाई गई दीर्घकालीन उपाय। ठीक है, जब आपदा आती है तो उस समय जो उपाय किए जाते हैं उसको बोलते हैं समन, तो ध्यान रखना ये चीज़ें। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ये आपका करंट का हो जाएगा भाई, ठीक है। अभी हाल ही में एक वीरता पुरस्कार मिला था, तो उसके बारे में देखो, ऑपरेशन सिंदूर, आपने सुना होगा ऑपरेशन सिंदूर, जो कि जम्मू कश्मीर लद्दाख में, ठीक है, अभी आपका जो वहाँ पर गोलियाँ चलाई गई और वहाँ पर जो लोग मरे थे, तो उसके इसके लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन सिंदूर, ठीक। तो यहाँ पर देखना, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अदम्य साहस दिखाने के कारण असिस्टेंट कमांडेंट, बीएसएफ के असिस्टेंट कमांडेंट है, उनका नाम है आलोक नेगी, ठीक है। और हाल ही में इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है, वीरता पुरस्कार, ठीक। तो वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आलोक नेगी उत्तराखंड के किस क्षेत्र से हैं, तो ये है आपका उत्तरकाशी से, और वो गांव कौन सा है, भौंती गांव पड़ता है उत्तरकाशी में, ठीक है। बहुत गर्व की बात है भाई, ये जो गांव है ये हमारे गांव के ही पास में ही पड़ता है, उत्तरकाशी गांव, उत्तरकाशी में भौंती गांव। तो और जो ये आलोक नेगी है, ये हमारे जहाँ पे हमने पढ़ाई की, जिस स्कूल में हमने इंटर कॉलेज में हमने पढ़ा है, उसी स्कूल में आपके आलोक नेगी भी पढ़ते थे, हमसे सीनियर थे बहुत। तो ये अभी वर्तमान में है आपके असिस्टेंट कमांडेंट है। तो ये ऑपरेशन सिंदूर में थे भाई, ठीक है। तो ये अभी इनको वीरता पुरस्कार मिला है। तो ध्यान रखना, आगे एग्जाम में क्या पता पूछ ले कि वीरता पुरस्कार अभी जो हाल ही में वीरता पुरस्कार मिला है आलोक नेगी को, वो किस जगह से हैं या किस जिले से बिलोंग करते हैं। तो उत्तरकाशी से, भौती नामक भौती गाँव है इनका, तो ध्यान रखना भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कमिश्नर ट्रेल के शासनकाल में नहीं हुआ है। देखो, कमिश्नर ट्रेल के शासनकाल में कौन सा कार्य नहीं हुआ है, यहाँ पे देखना, 1816 में पूरे कमिश्नरी में डाक सेवा, ये तो हो जाएगा भाई सही। आबकारी विभाग की स्थापना 1822 में ट्रेल के द्वारा की गई थी, ठीक है। बाकी पौड़ी जेल की स्थापना 1821 में होती है, ठीक है। बाकी जो चौथा है, प्रशिक्षित पटवारियों की नियुक्ति, ये आपका बेटन के शासनकाल में होता है भाई। बेटन कमिश्नर होता है, 1848 से 1856 तक वेटन कमिश्नर बनता है। तो उसके शासनकाल में प्रशिक्षित पटवारियों की नियुक्ति होती है। देखो, अगर क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछे, सबसे पहले हमारे राज्य में पटवारी का पद लाने वाला कमिश्नर कौन था, तो ये 1819 में ये पद आता है, यानी कि पटवारियों की नियुक्ति करता है ट्रेल। यहाँ पे क्या पूछा है, प्रशिक्षित पटवारियों की नियुक्ति, यहाँ पर सिर्फ पटवारी है, पटवारी पद लाने वाला या पटवारियों की नियुक्ति करने वाला सबसे पहले है ट्रेल, ठीक है। तो 1819 में ट्रेल ने करता है, ठीक है। बाकी पौड़ी जेल जो बनता है, गढ़वाल की पहली जेल है भाई, पौड़ी जेल, गढ़वाल की पहली जेल पौड़ी जेल, जो 1821 में बनती है। और उत्तराखंड की या कुमाऊं की पहली जेल 1816 में बनती है, अल्मोड़ा जेल, अल्मोड़ा जेल। तो ध्यान रखना ये चीज़ें, ठीक है। दूसरी चीज़, अभी जो यहाँ पर ऑप्शन ए में था, 1816 में संपूर्ण कमिश्नरी में डाक सेवा। देखो, एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया एग्जाम में कि सबसे पहले श्रीनगर से अल्मोड़ा के बीच, सिर्फ श्रीनगर से अल्मोड़ा के बीच डाक सेवा की शुरुआत करने वाला कमिश्नर कौन था, तो होता भाई 1815 में ये सेवा शुरू होती है, और ये शुरू करने वाला है गार्डनर, ठीक है। देखो, क्वेश्चन दो तरह से है। पहला ध्यान रखना कि सिर्फ अगर ऐसे पूछे हैं कि श्रीनगर से अल्मोड़ा के बीच डाक सेवा किसने शुरू की, गार्डनर ने 1815 में। और अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे कि पूरे कमिश्नरी में डाक सेवा शुरू करने वाला कौन है, तब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रेल हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। चलो, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 52, निम्नलिखित में से गलत कथन चुनना आपको यहाँ पे, ठीक है। हिमालयन बॉटनिकल गार्डनर, देखो ये रानीखेत में नहीं है, ये आपका नैनीताल में हो जाएगा, नैनीताल, ठीक है। बाकी पहला ही आपका गलत मिल गया, ऑप्शन ए। बाकी संजय वन हल्द्वानी में है, बटरफ्लाई पार्क आपका लच्छीवाला देहरादून में है, और सिमतोला इको पार्क आपका अल्मोड़ा में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 13 जिले 13 स्थल योजना के तहत 9 गृह सर्किट केंद्र की थीम पर, ठीक है, 9 गृह सर्किट केंद्र की थीम पर किसका विकास किया जा रहा है। देखो, तो यहाँ पर विकास किया जा रहा है कटारमल सूर्य मंदिर का। देखो, किसके तहत, 9 गृह सर्किट के तहत। देखो, अलग अलग इसमें अलग अलग विकास किया जा रहा है, ठीक है। जैसे खैरासैंण झील, ये खैरासैंण झील आपका पौड़ी में है, पौड़ी, तो खैरासैंण झील और सतपुली, इसका भी विकास किया जा रहा है। देखो, यहाँ पे क्या बताया, 13 जिले और 13 स्थल, ठीक है। तो 13 जिले में अलग अलग स्थल है, जैसे खैरासैंण झील पौड़ी में है, और इसका जो विकास किया जा रहा है नौका विहार एवं पिकनिक स्पॉट की, इसका विकास किसमें किया जा रहा है, नौका विहार और पिकनिक स्पॉट के क्षेत्र में विकास किसका किया जा रहा है, खैरासैंण झील और सतपुली का विकास। चिरबटिया, ये आपका पड़ता है भाई रुद्रप्रयाग में, इसका विकास किसके तहत किया जा रहा है, तो इसका विकास किया जा रहा है नेचर व ग्रीन टूरिज्म थीम पर, नेचर व ग्रीन टूरिज्म के विकास पर चिरबटिया का विकास किया जा रहा है, ठीक है। बाकी चौथा है लाखा मंडल आपको पता है देहरादून डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और लाखा मंडल का विकास किया जा रहा है भाई पुरातात्विक और महाभारत सर्किट थीम पर, पुरातात्विक और महाभारत
महाभारत सर्किट थीम पर किसका विकास किया जा रहा है? लाखामंडल का। देखो यहाँ पर अगर आपसे देखो क्या पूछ रहे हैं, 13 जिलों में और 13 स्थल का विकास कैसे कैसे किया जा रहा है। अगर आपसे पूछे कि 9 ग्रह सर्किट थीम पर किसका विकास किया जा रहा है? कटारमल सूर्य मंदिर का, ठीक है। और खैरासैंण झील और पौड़ी का विकास, खैरासैंण झील जो पौड़ी में है, खैरासैंण और सतपुली का विकास नौका विहार और पिकनिक स्पॉट थीम पर किया जा रहा है। बाकी चिरबटिया का विकास जो कि रुद्रप्रयाग में है, नेचर व ग्रीन टूरिज्म के विकास पर इसका विकास किया जा रहा है। और लाखामंडल का विकास पुरातात्विक और महाभारत के सर्किट थीम पर। वैसे 13 है, 13 जिला, 13 ऐसे आपके पुरातात्विक स्रोत है जिनका विकास किया जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 54। निम्नलिखित में से कौन सा ऋतु गीत नहीं है? देखो लाली गीत भी ऋतु गीत है, फुलदेई भी है, ठीक है, चौमासा भी है। हुड़किया बॉल नहीं होगा। हुड़किया बॉल कैसा गीत है? कृषि गीत है ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 55। निम्नलिखित में से गढ़वाली लोक गायिका नहीं है? कौन सी इसमें से गढ़वाली लोक गायिका नहीं है भाई? लोक गायक नहीं, लोक गायिका नहीं। देखो रेखा दसमाना भी गढ़वाली गायिका है, संगीता डोंडियाल भी है, अनुराधा निराला भी है, बीना चौहान नहीं होगी, ठीक है। बीना चौहान कुमाऊनी गायिका है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। निम्नलिखित में से गलत कथन चुनना है आपको, ठीक है। देखो यहाँ पर मेले दिए, गणनाथ मेला अल्मोड़ा में लगता है, ठीक है। नंदा सतसी मेला लगता है आपका नैनीताल में। टोकरिया मेला लगता है आपका पिथौरागढ़ में, ठीक है। नागराज मेला, ये गलत हो जाएगा भाई, नागराज मेला लगता है आपका उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 57। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? देखो यहाँ पर ये दिए हैं और बार दिए हैं, ठीक है, डे, और उसमें क्या बोलते हैं कि इसमें गढ़वाली भाषा में क्या बोलते हैं, ठीक। चलो देखना यहाँ पर पहले सबसे पहले दिया है आपका श्रावण। श्रावण को क्या बोलते हैं भाई? सैण बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर गलत लिखा है, सैण बोलेंगे। शनिवार को बोलते हैं चंचल, ठीक है। मंगलवार को, देखो ये गलत हो जाएगा भाई, ठीक है। मंगलवार ये भी गलती है एक हिसाब से, वहाँ पे सही टाइप थोड़ा गलत हो गया, ठीक है। सैण बोलते हैं। बिप्यार बोलते हैं बृहस्पतिवार को, ठीक। बाकी अश्विन जो होता है उसे असोज को बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये भी चीज़ें आजकल एग्जाम में पूछ रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। प्रतिवर्ष 5 दिवसीय गुरु माणिकनाथ जात यात्रा, प्रतिवर्ष 5 दिवसीय 5 दिन की यात्रा होती है भाई, और ये गुरु माणिकनाथ जात यात्रा होती है आपकी टिहरी में। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। रुद्रप्रयाग में भी ऐसी यात्रा होती है, लेकिन उसका नाम है मन्नेड़ा माई की लोक जात यात्रा। मन्नेड़ा माई की लोक जात यात्रा, अगर ये पूछे आपसे तो ये आपका होती है आपकी कहाँ पर? रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में एक और आपको ध्यान रखना, हरियाली देवी की कांटा यात्रा और चंडिका देवी की यात्रा। देखो 2 और याद रखना, एक चंडिका देवी की यात्रा, और दूसरा याद रखना आपका हरियाली देवी की कांटा यात्रा, ठीक है। तो ये यात्राएं आपकी रुद्रप्रयाग में होती है, पिथौरागढ़ में भी होती है यात्राएं बहुत सारी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखना 59। सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले जिलों का सही क्रम लगाना है। देखो सर्वाधिक साक्षरता भी कैसी? महिलाओं की पूछ रही है। महिला साक्षरता, सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता आपकी देहरादून में है भाई, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा नैनीताल में, ठीक है। तो नैनीताल, पौड़ी, चमोली, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिले। देहरादून, नैनीताल, पौड़ी और चमोली, ठीक है। देहरादून, नैनीताल, पौड़ी और चमोली, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। उत्तरकाशी, टिहरी, उधम सिंह नगर, ऑप्शन ए है ये सबसे कम महिला साक्षरता वाले हैं। महिला साक्षरता वाले जिले, सबसे कम महिला साक्षरता वाले जिले अगर आपसे पूछे, सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता देहरादून में, सबसे कम उत्तरकाशी में, उसके बाद टिहरी, फिर उधम सिंह नगर, फिर हरिद्वार। सबसे ज़्यादा साक्षरता वाले, टोटल साक्षरता पूछे, सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले अगर आपसे पूछे तो सर्वाधिक साक्षरता आपकी देहरादून में है भाई, उसके बाद नैनीताल में है, उसके बाद चमोली, उसके बाद पिथौरागढ़ है। और सबसे कम साक्षरता वाले जिले अगर आपसे पूछे, सबसे कम साक्षरता वाले जिले, तो सबसे कम साक्षरता कहाँ पर है? उधम सिंह नगर, फिर उसके बाद हरिद्वार, फिर उत्तरकाशी, फिर टिहरी में। देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यह है महिला साक्षर, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला देहरादून, उसके बाद नैनीताल, फिर पौड़ी, फिर चमोली। सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला उत्तरकाशी, टिहरी, उधम सिंह नगर और हरिद्वार। और सर्वाधिक साक्षरता, टोटल साक्षरता में देहरादून, नैनीताल, चमोली, पिथौरागढ़, और सबसे कम साक्षरता में उधम सिंह नगर, हरिद्वार और उत्तरकाशी और टिहरी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। देखो राजमा को क्या बोलते हैं? देखो सही नहीं है, सही आपका हो जाएगा मंडवा, ये सही नहीं है भाई। मंडवा को क्या बोलते हैं? ओदों बोलते हैं या फिर रागी बोलते हैं,
ठीक है। यहाँ पर राजमा, राजमा को छिम्मी बोलते हैं, छी, जिम्मी नहीं होगा यहाँ पे, चिम्मी होगा, चिम्मी, ठीक है, छिम्मी, छिम्मी बोला जाता है। सरसों को लैया बोलते हैं, गन्ना को क्या बोलते हैं, रिक्कू बोलते हैं, ठीक है। बाकी मंडुआ को मैंने बता दिया, कोदो रागी। चलो नेक्स्ट देखना 61। निम्नलिखित में से सही कथन छांटना है आपको। बुक्सा जनजाति 5 गोत्र उपजातियों में विभाजित है, ठीक है भाई। बुक्सा जनजाति कितने गोत्र हैं इनके, 5 गोत्र हैं। बुक्सा जनजाति की सबसे बड़ी देवी कौन सी है, चामुंडा देवी, ये भी सही हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। दूसरा ध्यान रखना, इनकी सबसे बड़ी देवी है चामुंडा देवी, और इनका ग्राम देवता जो है बुक्सा जनजाति का वो है साकरिया देवता, साकरिया देवता, ठीक है। तो साकरिया देवता की पूजा कौन सी जनजाति करती है, तो ये भी कौन सी है, बुक्सा जनजाति करती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 62। राज्य में प्रथम तैरता सोलर प्लांट, राज्य में प्रथम तैरता सोलर प्लांट कहाँ पर लगाया गया है, तो ये आपका लगाया गया भाई उधम सिंह नगर में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 63। निम्नलिखित में से गलत कथन चुनना है आपको। तो गलत कथन कौन सा हो जाएगा, देखो गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पहला हिमालयन मसाला उद्यान आपका रानीखेत, ठीक है, अल्मोड़ा में है पहला उद्यान, मसाला उद्यान, स्पाइस गार्डन, ठीक। बाकी सही है। पतंजलि हर्बल फूड पार्क ये हरिद्वार में है, हिमालयन मेगा फूड पार्क ये काशीपुर में है, और पंचाचूली बुलन आपका अल्मोड़ा में। देखो पंचाचूली पर्वत पूछे तो पंचाचूली पर्वत आपका है पिथौरागढ़ में, कुमाऊं का सबसे ऊंचा पर्वत, और पंचाचूली बुलन पूछे तो ये अल्मोड़ा में है भाई, ठीक है, दोनों अलग अलग है। चलो 64 देखना, पटवारी घराट और चाई, पटवारी घराट और चाई नामक पुस्तकें किसकी है भाई, तो ये लिखी है आपकी R.S. टूलिया ने, ठीक है। बाकी बसंती बिष्ट, इनकी एक पुस्तक ध्यान रखना, नंदा के जागर नामक पुस्तक, नंदा के जागर नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो ये लिखी है आपकी बसंती बिष्ट ने, ठीक है। शेर सिंह पांगती के बारे में ध्यान रखना, एक पुस्तक, ठीक, इन्होंने लिखी है मध्य हिमालय की भोटिया जनजाति, मध्य हिमालय की भोटिया जनजाति, ठीक है, किसने लिखी है, शेर सिंह पांगती ने। भजन सिंह ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी है भाई, जैसे आर्यों का मूल स्थान मध्य हिमालय, ठीक है, तो ध्यान रखना इसके बारे में। R.S. टूलिया ने भी बहुत सारी पुस्तकें लिखी है, जैसे नैन सिंह रावत जौहर का इतिहास, ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल लिखी है इन्होंने, R.S. टूलिया ने, ठीक है। नैन सिंह रावत हो गई, जौहर का इतिहास हो गया, ये सारी की सारी R.S. टूलिया द्वारा लिखी गई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 65। निम्नलिखित में से सही कथन चुनना है, ठीक है। कृषि विज्ञान केंद्र हो जाएगा भाई आपका चंपावत में, तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मलेरिया शोध उन्मूलन केंद्र ये आपका भवाली में है, भवाली आपका नैनीताल में पड़ता है, ठीक है। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड ये आपका अल्मोड़ा में है, ठीक। और पंजाबी अकादमी आपकी हो जाएगी देहरादून, ठीक है, देहरादून। हरिद्वार में क्या है, उर्दू फारसी अकादमी पूछे आपसे तो ये आपका हो जाएगी हरिद्वार में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 66। निम्नलिखित में से गलत कथन चुनना है भाई आपको, ठीक है। तो गलत कथन देखो आपको, एप्पल मैन इंद्र सिंह बिष्ट, एप्पल मैन किसे बोलते हैं हमारे राज्य में, इंद्र सिंह बिष्ट। मेडिसिन मैन बोलते हैं मनीष पंत को। गढ़वाली सहगल बोलते हैं जीत सिंह नेगी को। एप्पन गल गलत हो जाएगा जी, एप्पन गल हो जाएगी आपकी मीनाक्षी खाती, ठीक है। जबकि दिव्या रावत है मशरूम लेडी या मशरूम गर्ल, तो मशरूम लेडी या मशरूम गर्ल अगर पूछे आपसे दिव्या रावत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 67। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इसका गठन कब होता है, 2001 में, ठीक है। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पूछे तो 2001 में इसका गठन हुआ। नेक्स्ट देखना, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को पद्मश्री नहीं मिला है। देखो हमारे राज्य का कौन सा ऐसा व्यक्ति है इन 4 ऑप्शनों में जिसको पद्मश्री नहीं मिला है, ठीक है। देखो सुखदेव पांडे पहले व्यक्ति है जिन्हें सबसे पहले पद्मश्री मिला था 1956 में। राज्य के प्रथम व्यक्ति जिन्हें सबसे पहले पद्मश्री मिला सुखदेव पांडे 1956। मधुमिता बिष्ट को भी मिला है 2006 में, ठीक है। बाकी नीलांबर पंत को भी मिला है, किसको नहीं मिला है, भैरव दत्त पांडे को, ठीक है। इन्हें मिला है सन 2000 ईस्वी में पद्म विभूषण, इन्हें पद्म विभूषण मिला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 69। 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा भाई। देखो 38वें राष्ट्रीय खेल में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा, तो उत्तराखंड का स्थान रहा 7वां, ठीक है, 7वां स्थान रहा। और ये इस बार जो 38वें राष्ट्रीय खेल हुए ये हमारे राज्य में थे,
उत्तराखंड में हुए थे। और 7वें स्थान के साथ उत्तराखंड ने जीते हैं कुल 102 पदक, जिसमें से 24 स्वर्ण पदक थे, ठीक है, 35 रजत पदक थे, रजत पदक, और कांस्य आपके 44 आपके हो जाएंगे कांस्य, ठीक है। 4 4 8 और 5 13, ये तो ज़्यादा हो गए, 43 होंगे, है ना, 43, ठीक है, 35 43 43, ठीक है। तो ये आपका पदक 24 स्वर्ण पदक है, 35 रजत और 43 आपकी कांस्य पदक है। टोटल 102 पदक जीते। और कौन सा स्थान रहा था इस बार हमारे उत्तराखंड में? 38वें राष्ट्रीय खेल में उत्तराखंड का 7वां स्थान। तो ये आपका 38वें राष्ट्रीय खेल मैंने कई बार बता रखा है आपको, प्रैक्टिस सेट में भी बता रखे हैं, ठीक है, तो ध्यान देना। चलो लास्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से गलत कथन चुनना आपको यहाँ पे, ठीक है। तो पहले देखना, राज्य की प्रथम महिला IAS ज्योतिराव पांडे, ठीक है भाई। ये राज्य की प्रथम महिला राज्यसभा सांसद मनोरमा शर्मा, ये भी ठीक है। राज्य की प्रथम महिला द्रोणाचार्य पुरस्कार जिनको मिला है, पहली महिला तो हंसा मंडराल है, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। राज्य की प्रथम मिस इंडिया अर्थ रीतु उपाध्याय नहीं है भाई, ठीक है। मिस इंडिया अर्थ है आपकी निहारिका सिंह। रीतु उपाध्याय क्या है? मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड सुंदरी। ये क्या थी आपकी? मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड सुंदरी। तो राज्य की प्रथम महिला जो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड सुंदरी बनी वो आपकी रीतु उपाध्याय थी, ठीक है। जबकि प्रथम मिस इंडिया अर्थ जो राज्य की थी वो थी निहारिका सिंह, ठीक है। चलो, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीएस में शुरू करते हैं। जीएस के जो क्वेश्चन है 71 वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर 71 में दिया गया है, उच्चतम न्यायालय ने किस निर्णय में कहा कि नैतिक शिक्षा या गीता को धार्मिक शिक्षा नहीं माना जाएगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग डिसीजन यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर किस वाद में या किस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नैतिक शिक्षा या गीता को धार्मिक शिक्षा यानी कि नहीं है? तो पहला है सबरीमाला मंदिर मामला। तो अगर हम सबरीमाला मंदिर की बात करें तो ये केरल में है सबरीमाला मंदिर। यहाँ पर जो महिलाएं थी उनको प्रवेश करने से यहाँ पर प्रतिबंध लगाया गया था कि 10 वर्ष से लेकर और 50 वर्ष तक की जो महिलाएं हैं उनको प्रवेश करने से यहाँ पर प्रतिबंध लगाया गया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आता है 2018 में, तो यहाँ पर पुनः यानी कि महिलाओं को प्रवेश करने की अनुमति यहाँ पर प्रदान कर दी जाती है। तो ये 2018 का मामला है। एसपी मित्तल बनाम भारत संघ मामला तो ये 1982 का। ऐसे सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य का मामला अगर हम देखें तो 2010 का है। तो इस डिसीजन में अगर हम देखें तो ये मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है। आर्टिकल जो 20 का 3 वाला पार्ट है, जो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है, तो उसी से जुड़ा हुआ ये मामला होता है। तो यानी कि जबरदस्ती किसी का जो ब्रेन मैपिंग है, पॉलीग्राफ टेस्ट वगैरह है, उनको नहीं किया जा सकता है, तो उससे जुड़ा हुआ है। तो हमें बताना है नैतिक शिक्षा और धार्मिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा या गीता को धार्मिक शिक्षा नहीं माना है। तो डी इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था। डी वाला है यहाँ पे कैथोलिक बिशप परिषद बनाम मध्य प्रदेश राज्य। तो यानी कि मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, वहां पे स्कूली शिक्षा में वहां पे सूर्य पूजा को वहां पर अनिवार्य वहां पे कर दिया था। स्कूलों में सूर्य पूजा वहां पर अनिवार्य जब किया गया, तो उसके पश्चात जो कैथोलिक बिशप परिषद होती है तो ये कोर्ट में जाती है। फिर कोर्ट का यहाँ पर ये मामला, ये डिसीजन यहाँ पर आता है कि यानी कि जो ये धार्मिक शिक्षा होगी और ये नैतिक शिक्षा होगी और गीता को धार्मिक शिक्षा यहाँ पे नहीं माना जाता है इस मामले में। तो डी इसका राइट आंसर होना था। अगला इसमें 72 वाला क्वेश्चन है यहाँ पे कि कौन सा कथन सही है, हमें सही कथन बताना है। पहला है संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। एक विधिक अधिकार या लीगल राइट ये है। लेकिन अगर मूल संविधान में पूछा जाएगा तो मूल संविधान में अगर हम देखें तो मूल संविधान में ये क्या होता है, एक संपत्ति का अधिकार, एक क्या होता है, मौलिक अधिकार ये होता है। संपत्ति का अधिकार ये मौलिक अधिकारों में इसे रखा जाता है। लेकिन बाद में एक संविधान संशोधन होता है और वो संविधान संशोधन होता है 44वां संविधान संशोधन 1978। इस संविधान संशोधन के द्वारा इसे मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर एक नया आर्टिकल होता है 300A, तो यहाँ पर रखा जाता है जो विधिक अधिकारों की श्रेणी में रखा जाता है। फिर तो ये बिल्कुल ए वाला यहाँ पे सही होना था कि ये एक विधिक अधिकार है। मूल संविधान में पूछा जाएगा तो वहां पर मौलिक अधिकार था, लेकिन वर्तमान में नहीं है। अगला संपत्ति का अधिकार संविधान के भाग 13 में वर्णित है, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। भाग 13 में वर्णित नहीं है बल्कि भाग 12 में वर्णित हो जाएगा। भाग 12 में जो केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त से संबंधित संबंध है, तो वहीं पर ये हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। तो इसका राइट आंसर केवल और केवल एक होना था, तो ए इसका राइट आंसर होना है, केवल एक कथन सही है। अगला 73 वाला क्वेश्चन है कि कौन सा विकल्प सही होगा, सही है। तो पहला है यहाँ पे कि ग्रहण अमावस्या या पूर्णिमा को ही होते हैं, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्रहण क्या होता है, अमावस्या और पूर्णिमा को लगते हैं। जैसे क्या होता है, जैसे सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण, तो सूर्य ग्रहण हमेशा लगता है अमावस्या के दिन, अमावस्या को, लेकिन प्रत्येक अमावस्या को नहीं लगता है अमावस्या। और चंद्र ग्रहण की अगर हम बात करें तो चंद्र ग्रहण कब लगता है, तो चंद्र ग्रहण लगता है कब, पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा।
तो यहां पर क्या होता है, सूर्य ग्रहण में क्या होता है, सूर्य ग्रहण में सूर्य और पृथ्वी के बीच में, सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है कौन, चंद्रमा। तो एक तरफ सूर्य होगा, एक तरफ पृथ्वी होगी, बीच में यहाँ पे चंद्रमा आ जाता है। तो सूर्य का प्रकाश पूरी तरीके से पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है, तो ये सूर्य ग्रहण की कंडीशन जो अमावस्या को होती है। चंद्र ग्रहण में क्या होता है, तो चंद्र ग्रहण में सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगी, तो वो चंद्र ग्रहण हो जाएगा। तो ये हमेशा अमावस्या और पूर्णिमा को ही होता है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है अमावस्या को चंद्र ग्रहण हो सकता है, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। अमावस्या को चंद्र ग्रहण नहीं बल्कि क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। तो दूसरा वाला यहाँ पे गलत होना था। अगला सी वाला है पूर्णिमा को सूर्य ग्रहण हो सकता है, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। पूर्णिमा को सूर्य ग्रहण नहीं बल्कि चंद्र ग्रहण होगा, तो सी भी गलत हो जाएगा। तो केवल और केवल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए सही हो जाएगा यहाँ पे 73 का। अगला 74 वाला क्वेश्चन है कि बृहद ज्वार भाटा कब आते हैं, जब आते हैं कब आते हैं ये, अमावस्या के दिन। तो बिल्कुल अभी हमने जैसे सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण देखा, तो सूर्य ग्रहण जैसे अमावस्या के दिन होता है। तो जब भी सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच इस प्रकार की एक सीधी रेखा होती है, या इनके बीच जो कोण बनता है 180 डिग्री का एंगल बनता है, एक तरफ सूर्य हो गया, यहाँ पर जैसे चंद्रमा है और यहाँ पृथ्वी है, तो इनके बीच में जो 180 डिग्री का एंगल बनेगा, तो इस कंडीशन में सूर्य और चंद्रमा दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर लगता है, और पृथ्वी पर जो समुद्र का पानी है, महासागर का जो पानी है, तो वो यानी कि इन दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल जब एक साथ लगता है, तो फिर वो पानी सामान्य ऊंचाई से और अधिक ऊंचा उठ जाता है। जैसे ये होता है ना, जैसे पानी का ऊपर उठने को ज्वार और नीचे बैठने को भाटा कहते हैं, यानी कि जो समुद्र का जल है वो हमेशा एक जैसी स्थिति में नहीं है, किसी समय वो ऊपर उठ रहा है फिर नीचे बैठ रहा है, तो ऊपर उठने को ज्वार, नीचे बैठने को भाटा कहते हैं। लेकिन कभी ऐसी कंडीशन आती है कि सामान्य ज्वार, जो ज्वार होता है वो सामान्य से अधिक ऊंचा पानी यहाँ पर उड़ जाता है। तो वो कंडीशन कब होगी, जब इन तीनों के मध्य 180 डिग्री का एंगल होगा। तो यहाँ पर बृहद ज्वार आता है। तो जैसे सबसे बृहद ज्वार आता है, तो वो आता है विश्व में कहा, तो फंडी की खाड़ी में ये आता है। तो यहाँ पर जो पानी है लगभग 20 मीटर तक ऊंचा यहाँ पर उड़ जाता है फंडी की खाड़ी में, जो कनाडा यूएसए वाले क्षेत्र में यहाँ पर पड़ता है फंडी की खाड़ी। तो पहला वाला यहाँ पे सही होना था, अमावस्या के दिन, या हम कह सकते हैं पूर्णिमा के दिन, अमावस्या या पूर्णिमा के दिन। तो ए इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था, ठीक है। बृहद ज्वार अष्टमी के दिन नहीं बल्कि ए ही इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था। अगला इसमें 75 वाला है, किस अनुच्छेद के लागू होने पर अनुच्छेद 13 निष्क्रिय हो जाता है। तो अनुच्छेद 13 को जो हम पढ़ते हैं, तो ये सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों का एक सजग प्रहरी है, मौलिक अधिकार का सजग प्रहरी। तो ये अनुच्छेद 13 के तहत सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे बनाया गया है कि अगर हमारे मौलिक अधिकारों में कमी करने वाला कोई ऐसा कानून बनता है, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट उन कानूनों को वहां पे समाप्त कर देगी, जिसे क्या कहते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है। तो न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि कोई भी विधि विरुद्ध ऐसा कानून जो संविधान के विपरीत होगा, तो ऐसे कानून को सुप्रीम कोर्ट समाप्त कर देती है, तो वो ज्यूडिकल रिव्यू या न्यायिक पुनरावलोकन उसे कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें आर्टिकल 31 में, पहले यहाँ पर क्या था, संपत्ति का अधिकार था, लेकिन बाद में क्या होता है, प्रथम संविधान संशोधन जो होता है, प्रथम संविधान संशोधन 1951, तो इस संविधान संशोधन के तहत ये अलग अलग आर्टिकल यहाँ पे जोड़े जाते हैं, जो भूमि से संबंधित या इस प्रकार से जो अनुसूची 9 में शामिल किए जाते हैं कि इनका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता है, तो यहाँ पर निष्क्रिय हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होना था, ये बी इसका राइट आंसर होना था, अनुच्छेद 31 का सी। अगला इसमें 76 वाला क्वेश्चन है यहाँ पे, इनमें से कौन से पेट्रो रसायन से उत्पाद है यहाँ पे। तो हमें पेट्रो रसायन से उत्पाद बताने थे कि कौन से यहाँ पे हो जाएंगे। तो प्लास्टिक, कार्बन पेपर, सिंथेटिक रबर, कृत्रिम धागे, तो ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, पेट्रो रसायन से उत्पादित यहाँ पे उत्पाद हो जाएंगे। तो ये क्या होता है, ये एक तो पेट्रोलियम होता है, पेट्रोलियम, और दूसरा इसमें जो प्राकृतिक गैस होती है, नेचुरल गैस होती है, तो इनसे बने हुए ये उत्पाद होते हैं। तो सभी के सभी इसमें सही हो जाएंगे, प्लास्टिक हो जाएगा, कार्बन पेपर हो गया, सिंथेटिक रबर हो गया, कृत्रिम धागे। तो इसका राइट आंसर 1 2 3 4 डी इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था। अगला 77 वाला क्वेश्चन है, मैक्सवेल मोंटेस पर्वत जिसकी ऊंचाई लगभग 10,700 मीटर है, तो ये हमें बताना था कि ये कहां पर होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, शुक्र, ठीक है। अगर हम देखें पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ऊंचा जो पर्वत के रूप में आता है, तो मंगल ग्रह का एक आता है निक्स ओलंपिया नामक जो पर्वत है, तो इसकी ऊंचाई बताते हैं कि एवरेज से ये क्या है, 3 गुना ऊंचा है निक्स ओलंपिया नामक पर्वत, जो यहाँ पर होगा मंगल। लेकिन हमें मोंटेस पर्वत बताना है, तो ये सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शुक्र। अगला इसमें 78 का है, टेनिस खेल के एक कैलेंडर वर्ष में 4 मेजर विजेता कहलाता है। तो टेनिस जो खेल होता है, इसमें 4 अलग अलग प्रतिस्पर्धाएं इसमें होती हैं, तो इन सबको मिलाकर जो होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे ग्रैंड स्लैम यहाँ पे कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये चारों जो होते हैं, तो ये कौन कौन से हो जाएंगे। तो जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऐसे ही फ्रेंच ओपन, इसके अलावा जैसे विंबलडन होता है, विंबलडन,
और एक होता है कौन सा, फ्रेंच, ये यूएस ओपन। तो ये 4 टेनिस जो प्रतिस्पर्धाएं हैं, तो इन चारों का जो संयुक्त रूप, इन चारों का जो मेजर विजेता होता है उसको यहाँ पर ग्रैंड स्लैम के नाम से जाना जाएगा। तो ए इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था। अगला है 79 वाला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 33 के तहत संसद द्वारा पारित किए गए अधिनियम के लिए कौन सा सही नहीं है। तो अगर हम अनुच्छेद 33 की बात करें तो ये मौलिक अधिकारों के अपवाद के रूप में इसे देखा जाता है कि ये मौलिक अधिकारों का अपवाद ये है। मौलिक अधिकार में यानी कि वहां पर कोई भी हमारे जो अधिकार हैं वहां पर उनमें कमी नहीं की जा सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, अनुच्छेद 33 के तहत कुछ विशेष लोगों के द्वारा यानी कि जो भारत की सुरक्षा, इंटेलिजेंस वगैरह इन क्षेत्रों में जुड़े हुए लोग होते हैं, तो इनके मौलिक अधिकारों में यहाँ पर कमी की जा सकती है। वैसे तो लिखा गया है कि मौलिक अधिकारों में कमी नहीं की जा सकती है, लेकिन इस प्रकार से जो भारतीय सुरक्षा उसमें जुड़े हुए लोग होते हैं तो उनके लिए यहाँ पर उनके मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं उसमें कमी की जा सकती है। तो ये अलग अलग यहाँ पर अधिनियम है। तो हमें बताना है कि कौन सा यहाँ पर अनुच्छेद 33 के तहत संसद के द्वारा पारित अधिनियमों से संबंधित यहाँ पे सही सुमेलित नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था सी वाला, भारतीय नौसेना अधिनियम। तो ये यहाँ पे सही नहीं था। अगला है इसमें 80 वाला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के संबंध में किसने कहा कि ये भावनाओं का अस्थायी कूड़ाघर है या भावनाओं का कूड़ादान के नाम से जो संबोधित करते हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाना है तो वो डी इसका राइट आंसर हो जाना था, टी कृष्णामाचारी। तो इन्होंने डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भावनाओं का कूड़ादान कहा था। वहीं पर जैसे केटी शाह आते हैं तो केटी शाह ने क्या कहा था कि यह एक ऐसा चेक है जो बैंक की क्या होगा, सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा, बैंक की सुविधा अनुसार। तो बैंक की सुविधा अनुसार ये अदा किया जाएगा। तो ये कहा था क्या, केटी शाह ने, यह एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। तो केटी शाह ने कहा था। तो इसका राइट आंसर जो होना है वो डी यहाँ पर होना है। अगला है 81 वाला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विश्व वेटलैंड दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो विश्व वेटलैंड दिवस के रूप में अगर हम देखें तो यहाँ पर विश्व आर्द्रभूमि दिवस भी इसे कह सकते हैं, आर्द्रभूमि। तो आर्द्रभूमि दिवस यानी कि विश्व का एक सम्मेलन हुआ था आर्द्रभूमि को संरक्षित करने के उद्देश्य से। तो वो हुआ था रामसर कंजर्वेशन जिसे कहते हैं, रामसर। तो रामसर पड़ता है कहाँ पे, ईरान में ये पड़ता है। तो यहीं पर 2 फरवरी 1971 को यहाँ पर एक सम्मेलन होता है आर्द्रभूमियों के संरक्षण के उद्देश्य से। तो इसीलिए प्रतिवर्ष जो वेटलैंड्स दिवस मनाया जाता है या आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है कब, 2 फरवरी को। तो इसका राइट आंसर जो होना था वो 2 फरवरी यहाँ पे होना था। तो डी इसका राइट आंसर होना था यहाँ पे, ठीक है। राइट आंसर इसका डी यहाँ पे होना था। अगला है 82 वाला है, विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। तो विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट जो जारी की जाती है तो ये अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा ये जारी की जाती है, यानी कि ILO के द्वारा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसी के द्वारा ये यहाँ पर जारी की जाती है। तो 1919 में इसका गठन हो गया था, बाद में इसका हेडक्वार्टर यानी कि जेनेवा 1920 में, और बाकी विश्व स्वास्थ्य संगठन तो इसका जो गठन होता है 7 अप्रैल 1948 को होता है। और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा में है। इसलिए प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को जो मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है। विश्व बैंक की अगर हम बात करें तो इसका जो गठन हुआ था तो ब्रेटन वुड्स जो सम्मेलन होता है, विश्व बैंक हो गया और IMF हो गया, इन दोनों का गठन 1944 के अंतर्गत दोनों का यहाँ पे गठन होता है। और इन दोनों को जुड़वा संस्थाएं भी यहाँ पे कहा जाता है, वर्ल्ड बैंक और IMF को, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था। अगला है 83 वाला क्वेश्चन है, मध्याह्न भोजन योजना को PM पोषण योजना में किस वर्ष यहाँ पे पुनर्नामित किया गया था। तो पहले यानी कि मध्याह्न भोजन योजना के नाम से जाना जाता था, यानी कि जो स्कूली शिक्षा है वहां पर जो निःशुल्क रूप से जो पोषण यानी कि भोजन वहां पे दिया जाता है, तो उसकी शुरुआत जो होती है ये 15 अगस्त 1995 से मध्याह्न भोजन योजना या मिड डे मील जिसे कहते हैं, तो इसकी शुरुआत यहाँ से होती है। लेकिन बाद में अभी 2021 में इसका नाम चेंज करके क्या किया गया, PM पोषण योजना किया गया। तो 2021 में इसका नाम PM पोषण योजना किया जाता है। तो डी इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था। अगला इसमें 84 वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो ये अलग अलग योजनाएं यहाँ पर दी गई हैं, तो इन योजनाओं में से हमें बताना था कि कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर होना था तो वो सी इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रू अर्बन मिशन। तो इसकी शुरुआत 2016 से होती है, न कि 2015 से, ठीक है। तो 21 फरवरी 2016, तो इसका यहाँ पे होना था 2015 नहीं बल्कि 21 फरवरी 2016 से इसकी शुरुआत होती है। तो इसका अगर हम देखें तो सी राइट आंसर था। बाकी दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना 2014, रूरल हाउसिंग इंटरनेट सब्सिडी स्कीम 2017, बाकी सांसद आदर्श ग्राम योजना तो ये भी 2014 से शुरू हुई थी। तो सी इसका राइट आंसर होना था, ये यहाँ पर गलत हो जाएगी। अगला है 85 वाला है, प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो। तो यह किस प्रकार के विकास कहलाएगा।
तो जब क्या होता है विकास यानी कि आगे तो बढ़ते हैं लेकिन न्यूनतम चरण या आने वाले जो भविष्य है, आने वाली पीढ़ी को भी ध्यान में रखकर विकास किया जाता है कि उनके लिए भी कुछ संभावनाएं वहां पर होंगी। ऐसे नहीं कि एक ही बार पूरा सारा कुछ विकास कर दिया, सारे संसाधन वगैरह उनका पूरा क्षरण कर दिया तो आगे आने वाले भविष्य के लिए संभावनाएं वहां पर नहीं निहित होंगी। तो जब आने वाली पीढ़ी को भी ध्यान में रखकर विकास किया जाता है या संसाधनों का न्यूनतम क्षरण किया जाता है तो उस विकास को कहते हैं यहाँ पे क्या, उसको कहते हैं सतत विकास। तो सी इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसे कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास। तो सी इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था। अगला है 86 वाला क्वेश्चन है यहाँ पे, 86 वाला क्वेश्चन। तो ये है 86 वाला। 86 वाला है, निम्नलिखित में से कौन सा जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य है। तो जननी सुरक्षा योजना की अगर हम बात करें तो इसका प्रमुख जो उद्देश्य होता है तो केवल मातृ मृत्यु दर में कमी लाना, केवल नवजात मृत्यु दर में कमी लाना, या शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, या डी वाला है मातृ मृत्यु दर तथा नवजात मृत्यु दर दोनों में कमी लाना। तो इसका जो राइट आंसर होना था वो डी यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे होना था। तो जननी सुरक्षा योजना की अगर हम बात करें तो इसका गठन 2005 में एनएचआरएम के द्वारा ही 2005 में 21 अप्रैल 2005 को इसका गठन यहाँ पे किया जाता है 2005। तो नेशनल हेल्थ रूरल मिशन जो होता है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो होता है, तो इसके तहत इसका गठन किया जाता है। सॉरी 21 अप्रैल नहीं बल्कि 21 की जगह ये क्या होगा, ये 12 अप्रैल, 21 अप्रैल नहीं बल्कि 12 अप्रैल 2005 को जननी सुरक्षा योजना का गठन यहाँ पे या शुरुआत होती है और एनएचआरएम के द्वारा या नेशनल हेल्थ रूरल मिशन के द्वारा। तो यहाँ पर 21 नहीं बल्कि 12 अप्रैल 2005। बाकी एनएचआरएम का भी जो शुरुआत होती है 2005 से ही शुरू होती है। अगला है रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 संबंधित है। तो रियो सम्मेलन या ये इस सम्मेलन पृथ्वी सम्मेलन होता है, ये ब्राजील में होता है, रियो डी जेनेरो, तो उसी के नाम पे ये होता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे ए होना था कि यानी कि जो ये सम्मेलन एजेंडा 21 था तो ये सतत विकास से संबंधित है, तो ए इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था। 88 वाला क्वेश्चन है यहाँ पे, निसार उपग्रह निम्नलिखित में से किन संगठनों के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया। तो ये अगर हम बात करें तो भारत और अमेरिका का एक संयुक्त मिशन है। तो अभी हाल ही में इस मिशन को लॉन्च किया गया था। तो इसकी अगर हम बात करें एक तो इसरो भारत का जो स्पेस संस्था है इसरो, और दूसरी अमेरिका की संस्था है नासा। तो इन दोनों के द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है। तो अभी इसको अंतरिक्ष में इसे भेजा गया। तो ये भेजा गया अभी कब, 30 जुलाई 2025 को, 30 जुलाई 2025 को इसे अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया है। और इसका जो काम होगा तो पृथ्वी से संबंधित सूचनाएं यहाँ पर देना है, पृथ्वी से संबंधित सूचनाएं। तो ये सूचनाएं देगा तो उससे संबंधित होगा। और इसकी अगर हम बात करें तो ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से ही प्रक्षेपित किया गया है। और इस जो जिसके द्वारा ये जिस यान के द्वारा इसे भेजा गया तो उसका नाम अगर हम देखें तो उसका नाम है GSLV F-16। तो GSLV F-16 के द्वारा ही इस निसार मिशन को अंतरिक्ष में भेजा गया। तो ये भारत और अमेरिका का संयुक्त मिशन है। अगला है 89 वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। तो अगर हम बॉम्बे एसोसिएशन की बात करें तो बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में ये बंबई में पहली गठित होने वाली राजनीतिक संस्था भी होती है। तो इसके संस्थापकों में अगर हम देखें तो एक तो दादाबाई नौरोजी इनका नाम यहाँ पर आता है, और दादाबाई नौरोजी के साथ साथ अगर हम देखें तो इसमें एक और व्यक्ति होते हैं जगन्नाथ शंकर सेठ। तो यहाँ पर अगर हम बॉम्बे एसोसिएशन की बात करें तो जगन्नाथ शंकर सेठ और दादाबाई नौरोजी यानी कि प्रमुख अगर व्यक्तियों में देखें दादाबाई नौरोजी, तो ये इस संस्था के संस्थापक यहाँ पे होते हैं। दूसरा है मद्रास महाजन सभा। तो इसका जो गठन होता है ये मद्रास क्षेत्र में, चेन्नई जो है वर्तमान में, तो यहाँ पर 1884 में होती है। तो MV राघवाचार्य, तो राघवाचार्य के द्वारा इस संस्था का गठन यहाँ पे किया जाता है। इंडियन एसोसिएशन की बात करें तो ये एक बड़ा संगठन इंडियन नेशनल कांग्रेस से पूर्व ये बनता है। तो 1876 में ये बनेगा और इसके जो संस्थापक होते हैं तो वो होते हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और यही संस्था आगे चलकर यानी कि सिविल सेवा जो मूवमेंट होता है, सिविल सेवा आंदोलन, उसको चलाती है। जो इस समय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वगैरह आया था उसका विरोध ये करती है। तो आगे चलकर 1886 में यानी कि इसके ठीक 10 साल के बाद इसका विलय कांग्रेस में हो जाता है, जब कांग्रेस का दूसरा सम्मेलन होता है कलकत्ता वाला। अगला है इंडियन लीग। तो 1875 में इंडियन लीग का गठन होगा और इसके जो संस्थापक होते हैं तो वो होता है कौन, शिशिर कुमार घोष इसके संस्थापक हो जाएंगे। तो यहाँ पर इनको हमें क्रम से लगाना था। तो सबसे पहले जो आएगा तो फर्स्ट वाला सबसे पहले आएगा 1852 में, उसके बाद जो अगला आएगा वो 1875 में आ जाएगा, तो 4 इसका हो जाएगा। फिर उसके बाद इसमें आ जाएगा 3 और फिर उसके बाद आ जाएगा 2। तो 1432 इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था, 1432। तो डी इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था।
1432, तो बी इसका राइट आंसर होना था। अगला है 90 वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय के आकलन से संबंधित है? तो राष्ट्रीय आय की अगर हम बात करें तो इसमें तीन विधियां यहाँ पर होती हैं, एक व्यय विधि हो गया, उत्पाद विधि हो गया और आय विधि हो गया। तो आय विधि, व्यय विधि और उत्पादन विधि, तो इन तीन विधियों के माध्यम से राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। तो इसमें सी राइट आंसर यहाँ पे होना था। ये यहाँ पे मैट्रिक्स पद्धति ये नहीं होगी। तो एक वित्तीय वर्ष में कितना उत्पादन हो रहा है, उसका कुल मार्केट प्राइस कितना है, तो उत्पादन के आधार पे एक वित्तीय वर्ष में कितना खर्चा हो रहा है उसके टोटल ऐड करके, तो उस आधार पे व्यय विधि, और आय कितनी एक वित्तीय वर्ष में कितनी इनकम, तो उस आधार पे, तो ये अलग अलग ये है। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था। अगला है 91 वाला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक मान्य IPv4? तो यहाँ पर ये IPv4 यानी कि ये इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 है यहाँ पे। तो जो भी कंप्यूटर यानी कि हर एक कंप्यूटर या उपकरण जो इंटरनेट से जुड़ता है तो उसका कुछ ना कुछ आईपी एड्रेस उसका होता है, हर किसी का अलग अलग एड्रेस वहां पे होता है, तो उसको आईपी एड्रेस के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर दो प्रकार के पते, एक आईपी वर्जन 4 है और एक आईपी वर्जन 6 इस प्रकार से इसमें है। तो यहाँ पर आईपी वर्जन 4 जो है तो इसका एड्रेस हमें बताना है। तो क्या होता है, यानी कि 32 बिट का ये होता है, 32 बिट का, और इसमें जो होता है कि इसमें 3 डॉट यहाँ पर होता है, यानी कि इस प्रकार से 3 ही डॉट इसमें होंगे। तो यहाँ पर इसका जो नंबर होता है तो 0 से लेकर और कहाँ तक होता है 255 के मध्य होते हैं। तो 3 डॉटों से इसे प्रदर्शित किया जाता है और 0 से लेकर 255 के मध्य ही इनकी डिजिट होती है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा IPv4 होगा। तो यहाँ पर ये 256 है, तो हमने देखा कि 0 से 255 के मध्य होना चाहिए, लेकिन ये एक ज़्यादा है तो ये यहाँ पर ये वाला गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। दूसरा यहाँ पर है तो यहाँ पर भी लास्ट में 256 है, तो 255 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए था, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा वाला है इसमें तो 10 है, 001 है, तो 3 डॉट भी हैं, 1 2 और 3, तो यानी कि सी वाला सही यहाँ पे होना है, तो सी ही इसका राइट आंसर था। डी वाला है, इसमें भी क्या है, लास्ट में अगर हम देखें यहाँ पे तो यहाँ पे 256 है, जबकि हमने देखा कि 255 से अधिक नहीं होना चाहिए, तो सी इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था। अगला है 92 वाला क्वेश्चन है, भारत के किस वर्ष के लिए कॉमनवेल्थ खेलों के लिए अपनी दावेदारी कर रहा है? तो भारत कर रहा है 2030 के लिए। अभी 2026 में कॉमनवेल्थ गेम होंगे ग्लासगो स्कॉटलैंड में, ग्लासगो स्कॉटलैंड में होंगे, और इसके बाद यानी कि 4 साल के बाद, प्रत्येक 4 साल के बाद क्या होते हैं कॉमनवेल्थ गेम या राष्ट्रमंडल खेल जिनको कहा जाता है, तो ये गेम होते हैं। तो यहाँ पर 2026 के बाद 2030 में जो गेम होंगे कॉमनवेल्थ, तो इसमें वो लोग या वो देश इसमें हैं जो कभी क्या थे, ब्रिटिश के गुलाम या ब्रिटिश के अधीन थे, तो उन देशों से संबंधित ये कॉमनवेल्थ गेम यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर अगला जो 2030 में होगा तो भारत इसके लिए अपनी दावेदारी यहाँ पर पेश कर रहा है 2030 के लिए, तो बी इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था। 93 वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले से लेकर और आखिरी तक प्रारूप समिति की नियुक्ति। तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति गठित होती है। भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित, तो अंगीकृत कब किया जाता है? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया जाएगा। भारतीय संविधान के प्रवृत्ति यानी कि लागू होने की, तो यानी कि 26 जनवरी 1950 इसका हो जाएगा, 26 जनवरी 1950। और अगला क्या है इसमें, अगला है इसमें संविधान सभा की प्रथम बैठक। तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक होती है तो ये होती है कब, 9 दिसंबर 1946। तो 9 दिसंबर 1946 ये हमने देखा कि 1950, ये हमने देखा 1949 और ये हमने देखा 1947। तो हमें यहाँ पे लगाना है कि सबसे पहली से आखिरी। तो सबसे पहले प्रारूप समिति गठित होगी सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, संविधान सभा की बैठक। तो पहले इसमें हो जाएगा 4 के बाद इसमें आ जाएगा फर्स्ट के बाद इसमें आ जाएगा सेकंड, और फिर आ जाएगा इसमें थर्ड। तो इस प्रकार से 4 1 सेकंड थर्ड, 4 1 सेकंड थर्ड। तो 4 1 सेकंड थर्ड किस में आएगा? तो डी इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था, 4 1 सेकंड थर्ड, तो बी राइट आंसर। 94 वाला क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म अनुसूची संविधान की अनुसूची विषय से संबंधित सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर एक तरफ अनुसूचियां दे रखी है, एक तरफ इनके विषय दे रखे हैं। तो पहला है तीसरी अनुसूची। तो तीसरी अनुसूची में क्या होगा यहाँ पे, तो शपथ और प्रतिज्ञान यहाँ पे प्रारूप होगा। तो जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनके शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में है। इसमें राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, तो इनकी शपथ का प्रारूप यहाँ पे नहीं है, अन्य सभी लोगों का यहाँ पर हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा है 8वीं अनुसूची में भाषाएं। तो यहाँ पर मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, इनका वर्णन, इनका उल्लेख 8वीं अनुसूची में है। 9वीं अनुसूची, तो राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है तो वो 4वीं अनुसूची में दिया गया है, न कि 9वीं अनुसूची में। तो 9वीं अनुसूची बाद में जोड़ी जाती है 1951 में, जो प्रथम संविधान संशोधन होता है। तो ये जैसे भूमि से संबंधित विषय इसमें रखे जाते हैं कि इनका न्यायिक पुनरावलोकन वगैरह न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, तो इस प्रकार से ये 9वीं अनुसूची यहाँ पर जोड़ी जाती है प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा।
तो ये गलत यहाँ पे हो जाएगा, तो हमें सही नहीं है वही बताना है, तो सी इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था। डी वाला है कि 10वीं अनुसूची, तो ये दल बदल परिवर्तन से संबंधित ये होता है, और इसे 52वां संविधान संशोधन जो होता है 1985, तो इसके द्वारा इसे जोड़ा जाता है, तो ये भी सही है, तो सी इसका राइट आंसर होना था। 95 है नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो नेटिव मैरिज एक्ट या इसी को ब्रह्म विवाह अधिनियम इसे कहते हैं, ब्रह्म विवाह अधिनियम, ब्रह्म विवाह अधिनियम या एक्ट, तो ये पारित किया जाता है 1872 में, तो सी इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था। ब्रह्म विवाह अधिनियम यानी कि ब्रह्म समाज के द्वारा, या मुख्य रूप से जो केशव चंद्र सेन होते हैं उन्हीं के प्रयासों के स्वरूप ये यहाँ पर आता है। तो इसमें जो लड़की और लड़के की जो शादी की उम्र होती है, शादी योग्य उम्र, तो वो 14 वर्ष और 18 वर्ष यहाँ पे तय की जाती है। तो लड़कियों के लिए 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष यहाँ पे रखी जाती है, तो ये 1872 में ये एक्ट आता है। अगला है 96 वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन ए है कि 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों का कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ, तो बिल्कुल सही है ये। 19वीं सदी के जो धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन होते हैं इनकी शुरुआत ब्रह्म समाज से मानी जाती है, जो राजा राम मोहन राय का होता है। तो फिर अलग अलग ये यहाँ पर बनते हैं, बंगाल वाले क्षेत्र में या बम्बई वाले क्षेत्र में, अलग अलग मद्रास वाले क्षेत्र में। तो हिंदू धर्म से यानी कि ब्रह्म समाज के द्वारा इसकी शुरुआत यहाँ पे होती है, और इससे फिर आधुनिकीकरण की यहाँ पे होता है, तो पहला वाला सही होना था। दूसरा वाला है आर कि सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल्य में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार पर माने जाते हैं। तो सामाजिक धार्मिक आंदोलन में वही लोग आगे आए जिनमें वैज्ञानिक तर्क सोच या आधुनिकता की ओर बढ़ रहे थे, तो वो विचार उनके मन में आए थे। तो इसी कारण से भारत में क्या होता है, आधुनिकीकरण होता है। तो कारण आर भी सही है यहाँ पे, और इसी कारण से आधुनिकीकरण हुआ है, तो इसलिए स्पष्टीकरण भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होना था ए और आर दोनों सही हैं, और ए को सही, ए की सही व्याख्या यहाँ पे होनी थी आर, तो यहाँ पर ए बी इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था। ए व आर दोनों सही हैं और एक को सही व्याख्या आर है, तो बी इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था, बी। अगला है 97 वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सहायक नदी सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर अगर हम देखें नदियों की बात, तो यहाँ पर मंजरा है, मंजरा गोदावरी की सहायक नदी, तो यहाँ पर ये क्या होना था, सही ये होना था। अगर हम गोदावरी की अन्य सहायक नदियों की बात करें तो वैनगंगा हो गया, वैनगंगा, पैनगंगा, इसके अलावा प्राणहिता, इसके अलावा मंजरा, इसके अलावा पूर्णा, ये सारी सहायक नदियाँ होती हैं, गोदावरी की सहायक नदियाँ ये होती हैं। तो यहाँ पर मंजरा, परवरा, ठीक है, तो ये इसकी सहायक नदियाँ यहाँ पर हो जाएंगी, मंजरा। अगर यहीं पे मंजरा की बात करें तो इसी पर एक बांध बना हुआ है जिसे क्या कहते हैं, निजाम सागर बांध कहते हैं, निजाम सागर बांध, यानी कि ये तेलंगाना में है, निजाम सागर बांध यहाँ पे बना है, ठीक है। तो इस प्रकार से, या एक आती है इसमें इंद्रावती, तो इंद्रावती की अगर हम बात करें तो इंद्रावती भी गोदावरी की सहायक नदी हो जाएगी। तो इसी पर एक जलप्रपात स्थित है, जिस जलप्रपात को कहते हैं क्या, इसको कहते हैं चित्रकूट जलप्रपात। और इंद्रावती नदी पर जो चित्रकूट जलप्रपात है, इस जलप्रपात की तुलना की जाती है किससे, जो अमेरिका में स्थित जो जलप्रपात है, तो उस जलप्रपात से इसकी की जाती है, ठीक है। अगला है हेमावती, तो ये कावेरी की सहायक नदी है, बिल्कुल सही हो जाएगा ये। इसके अलावा इसमें है अमरावती, इसके अलावा स्वर्णवती हो गया, स्वर्णवती, इसके अलावा अमरावती, ठीक है। इसके अलावा लक्ष्मण तीर्था, ठीक है, ये सारी इसकी सहायक नदियाँ हो जाएगी। लक्ष्मण तीर्था होगी, भवानी होगी, लक्ष्मण तीर्था, भवानी, तो ये इसकी क्या हो जाएंगी, सहायक नदियाँ हो जाएंगी। मालप्रभा, यानी कि ये भी कृष्णा की सहायक नदी है, तो ये भी सही हो जाएगा, मालप्रभा हो गया। इसके अलावा घाट प्रभा हो गया, घाट प्रभा के अलावा तुंगभद्रा इसमें आती है, तुंगभद्रा के अलावा इसमें जैसे मूसी है, तो ये सारी क्या हो जाएंगी, कृष्णा की सहायक नदी हो जाएगी। तो डी यहाँ पे सही नहीं होना था। प्राणहिता जो अभी हमने देखा वो गोदावरी की सहायक नदी है, ये महानदी की नहीं है, तो डी यहाँ पे इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था। 98 वाला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों में से लेटराइट मिट्टी के विषय में हमें बताना है कि कौन सा सही नहीं होगा यहाँ पे। तो पहला है इसमें कि यह मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित यहाँ पे होती है, तो ये बिल्कुल सही है। दक्षिण भारत में अगर हम देखें तो वहाँ पर तापमान और भारी वर्षा, तो उन क्षेत्रों में ये विकसित होती है, तो पहला वाला यहाँ पे ये सही हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, चौथे नंबर पे भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मिट्टी भी ये होती है। जलोढ़ मिट्टी पहले स्थान पे, उसके बाद लाल मिट्टी, उसके बाद काली मिट्टी, फिर लेटेराइट मिट्टी, तो यहाँ पर पहला वाला सही है। दूसरा वाला अगर हम देखें तो इस मिट्टी में लो ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम की कमी पाई जाती है, तो यहाँ पर कमी नहीं बल्कि अधिकता पाई जाती है, तो दूसरा वाला यहाँ पे गलत होना था, तो केवल एक ही इसका राइट आंसर होना था, तो ए राइट आंसर होना था, केवल एक सही है। अगला है 99 वाला क्वेश्चन है,
पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित है? तो ओजोन परत जो होती है, तो वायुमंडल की जो 5 लेयरें हैं, उन 5 परतों में से जो समताप मंडल होता है या स्ट्रेटोस्फीयर होता है, तो वहीं पर ओजोन मंडल होती है जो सूर्य से पराबैंगनी जो विकिरण होती है उनको पृथ्वी के धरातल में आने से रोकती है। तो बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्षोभ मंडल में क्या होता है, जो भी मौसमी घटनाएं होती हैं वो सारी की सारी क्षोभ मंडल में यहाँ पर होती है। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर था। लास्ट वाला है कि फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, यहाँ पे है नहीं होना था, ये गलत है यहाँ पे। तो फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक हैं, तो यहाँ पर इसके जो लेखक होंगे तो विमल जालान इसके लेखक होंगे। ये पूर्व में जो आरबीआई के गवर्नर ये रह चुके हैं, तो ये यहाँ पर डी इसका राइट आंसर होना था। ठीक है, तो